हेलो बेटा, गुड इवनिंग। आपका आवाज गुड फ्रेंड। इवनिंग सर। गुड इवनिंग। इवनिंग गुड सर। इवनिंग सर। तो लास्ट क्लास में जो मैंने बताया था उसमें किसी कोई डाउट है? ये मैंने अलग अलग स्ट्रक्चर बताया था कि अगर लोन पेयर इतने हैं और बॉन्ड पेयर इतने हैं तो इसका ज्योमेट्री क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा, शेप क्या होगा। ये लास्ट क्लास में मैंने बताया था, है ना। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर किसी को डाउट है तो पूछ लेगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग पढ़ना है यहाँ पर मैक्सिमम कोवैलेंसी। ठीक है, ये मैक्सिमम कोवैलेंसी क्या होता है। देखो बेटा, अगर हम लोग कोवैलेंसी की बात करते हैं तो कोवैलेंसी मतलब कि एक एटम कितने नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है। जैसे अगर बात करें कार्बन का, है ना, तो कार्बन का कोवैलेंसी कितना होता है? 4। मतलब इसका जो वैलेंसी है 4 होता है ना। कोवैलेंसी मतलब वैलेंसी। ठीक है। और अगर बात किया जाए नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना हम लोग मानते हैं? 3 होता है। ठीक है, ये था कार्बन, नाइट्रोजन। फिर यहाँ बात कर ले यहाँ पर ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है? 2 होता है। और अगर हाइड्रोजन की बात किया जाए, जैसे फ्लोरीन हो गया, तो फ्लोरीन का वैलेंसी क्या होता है? 1 होता है। और इनर्ट गैस, जो इनर्ट गैस बेटा बॉन्ड तो बनाएगा ही नहीं, है ना, उसकी बात ही नहीं करेंगे। तो अगर हम लोग किसी पीरियड में जाते हैं पीरियड टेबल के, जैसे यहाँ पर होगा तुम्हारा ये जो एलिमेंट्स है ना, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया। नाइट्रोजन से पहले यहाँ पर बोरान हो जाएगा, बोरान, बेरिलियम। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा लिथियम। तो ये जो एलिमेंट है ये सेकंड पीरियड एलिमेंट है। अगर पीरियड की बात करोगे, ये सेकंड पीरियड एलिमेंट है। तो जो कोवैलेंसी है या वैलेंसी, वो सेकंड पीरियड एलिमेंट का फिक्स होता है। ठीक है, अगर सेकंड पीरियड एलिमेंट की बात किया जाए, बेरिलियम, लिथियम, बोरान, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इन सब का कोवैलेंसी या वैलेंसी फिक्स होगा। लेकिन जैसे ही हम थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स जाते हैं, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, है ना, तो यहाँ पर कोवैलेंसी फिक्स नहीं होता है। ये सब एलिमेंट वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। ठीक है, फिर से देख लो। पीरियड टेबल बना दे बेटा। पीरियड टेबल लोगों को मालूम होगा, मैं दिखा दे रहा हूँ, है ना। तो पीरियड टेबल यहाँ पर शायद होगा कहीं पर, दिख नहीं रहा मुझे। ये पीरियड टेबल, यहाँ देखो बेटा, सेकंड पीरियड में ये हो जाएगा लिथियम, दिख रहा है स्क्रीन? लिथियम, यस सर। बेरिलियम। यहाँ पर आओगे बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और नियॉन तो इनर्ट गैस है। तो अगर लिथियम की बात करोगे तो लिथियम तो कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा नहीं। ठीक है, बहुत कम बनाता है। तो लिथियम का मान लिया जाएगा अगर एक कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है ना। तो लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इन सब का कोवैलेंसी फिक्स है। ठीक है, तो जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड बनाएगा वो फिक्स है। लेकिन अगर हम बात करें नेक्स्ट थर्ड पीरियड एलिमेंट का, थर्ड पीरियड मतलब हो गया तुम्हारा सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, फ्लोरीन। ठीक है, इसमें से हम लोग एक्स ब्लॉक एलिमेंट को हटा दें, क्योंकि एक्स ब्लॉक एलिमेंट जो है ये आयनिक बॉन्ड बनाएगा, है ना। ये तुम्हारा जो फर्स्ट ग्रुप हो गया, सेकंड ग्रुप हो गया। ठीक है, ये सब आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। मालूम है ना आयनिक बॉन्ड कौन बनाता है? अगर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट कंबाइन तो आयनिक बॉन्ड बनेगा। तो वहां पर कोवेलेंट बॉन्ड का कोई मतलब ही नहीं है। हमारे तो यहाँ पर पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यहाँ पर मिलेंगे तुम्हें। ठीक है, तो यहाँ पर इन सब एलिमेंट का कोवैलेंसी फिक्स नहीं होता। तो जो अल्युमिनियम, देखो यहाँ अल्युमिनियम तो मेटल है। ठीक है, अल्युमिनियम के बाद आगे हम चले यहाँ पर सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, फ्लोरीन। तो इन चारों का कोवैलेंसी फिक्स नहीं होता है। मतलब ये वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। क्यों वेरिएबल? सर एक बार कोवैलेंसी बता दो क्या होता है। वैलेंसी नहीं सुना बेटा? वैलेंसी, नाइट्रोजन का वैलेंसी कोवैलेंसी। कितना होता है? 3 सर होता है वैलेंसी। कोवैलेंसी। मैं वही बता रहा हूँ बेटा, जो वैलेंसी होता है, वैलेंसी मतलब क्या हुआ? कोवैलेंट बॉन्ड कितना बनाएगा, इसलिए इसको कोवैलेंसी बोल दिया गया। वैलेंसी का एक सेकंड टर्म जो कोवैलेंसी, देखो जो वैलेंसी होती है वो 2 टाइप का होता है वैलेंसी, है ना। एक होता है आयनिक वैलेंसी, मैंने स्टार्टिंग बताया था आयनिक वैलेंसी। दूसरा होता है कोवैलेंसी। अगर मेरा भी आयनिक कनेक्ट बॉन्ड, हुआ इसलिए हाँ, एक बार और बता दो, अभी अगर कनेक्ट हुआ सुनो क्या। पहले सुनो,
अगर आयनिक बॉन्ड बना रहा है तो आयनिक वैलेंसी बोलोगे, आयनिक कोवैलेंसी या आयनिक वैलेंसी बोलोगे। और अगर कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है तो कोवैलेंसी बोलोगे, कोवैलेंसी। ठीक है, जितने नंबर ऑफ बॉन्ड बनाएगा वही उसका वैलेंसी होगा। ठीक है, मान लीजिए 2 बॉन्ड बना रहा है तो कोवैलेंसी क्या होगा, 2 होगा। यहाँ पर आते हैं, है ना, अगर कोई से कार्बन हुए, कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है तो कार्बन का कोवैलेंसी कितना होगा, 4 होगा। समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। ओके, और किसी कोई डाउट तो नहीं है? चलो आगे देखते हैं यहाँ पर। तो जो सेकंड पीरियड एलिमेंट है, तो यहाँ लिख लो, यहाँ पर सेकंड पीरियड एलिमेंट है फिक्स कोवैलेंसी, लिख लो एक लाइन में। ठीक है, क्या लिखोगे, सेकंड पीरियड एलिमेंट, सेकंड पीरियड एलिमेंट हैव फिक्स कोवैलेंसी while third, fourth dot period element have variable covalency due to vacant d orbital, को नोट कर लो। तो अगर मॉलिक्यूल के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है तो वेरिएबल कोवैलेंसी शो करेगा। ऊपर यहाँ लिखा हुआ है देखो मैक्सिमम कोवैलेंसी के बारे में। एलिमेंट which have vacant d orbital can expand their octet by transferring electrons which arises after unpairing of these vacant orbital. For example, सल्फर। तो सल्फर क्या है बेटा, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर है, ऑक्सीजन का कोवैलेंसी 2 है, लेकिन जो सल्फर है, सल्फर वेरिएबल कोवैलेंसी शो करेगा। तो सल्फर का हम लोग कोवैलेंसी देखते हैं कि सल्फर क्या शो करेगा, किस तरह से वैलेंसी यहाँ पर ऑक्टेट अपना एक्सपेंड कर रहा है। तो यहाँ देखेंगे जो सल्फर है, पहले इसका तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। तो यहाँ पर मैं आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ। ये हो जाएगा 3s2 3d 3s2 3p, तो 3s2 3p4 3d0। ठीक है, तो आउटर मोस्ट सेल में सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, देखो 2 + 4 6 हो गया। तो अगर हम लोग इसको ऑर्बिटल्स में दिखाएं किस तरह से इलेक्ट्रॉन है, तो 3s में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये हो गया 3s। उसके बाद 3p आ जाते हैं, यहाँ पर लिख देते हो 3p, तो ये होगा तुम्हारा 3p। 3p में 1 2 3 4, तो 3p में 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, और फिर आगे यहाँ पर है d ऑर्बिटल वैकेंट है। ठीक है, 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4 5, तो d ऑर्बिटल वैकेंट है। तो अब क्या होगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में चला जाएगा। ठीक है, p ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकलकर यहाँ से इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पर क्या होगा बेटा, तो अब देखो यहाँ पर 2 तुम्हारा इसमें था, p में कितना था बेटा, p में 4 था, अब कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। अब एक इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पर d ऑर्बिटल में। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया। तो अब यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना ही कोवैलेंसी होगा। पहले यहाँ देखो, यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, फर्स्ट केस में देखोगे तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जैसे तुम आगे देखोगे यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, इस केस में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यस सर। तो 2 से 4 हो गया, मतलब यहाँ पर 2 कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। तो अब यहाँ कितना कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है ये सल्फर, 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है ना। देखो यहाँ पर अभी भी देखो 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर से क्या होगा, फिर से एक्साइटेशन हो सकता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है फिर से आगे कहाँ चला जाएगा, इस d ऑर्बिटल में जा सकता है ना, इस तरह से एक्साइट होकर। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन हो गया p ऑर्बिटल में,
है ना, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे p ऑर्बिटल में है, d ऑर्बिटल में। अब देखो इस तरह से, अब ये s वाला भी यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6। तो अब टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6 तो हो गया, पहले 2 था, अब 4 हो गया, फिर 6 हो गया। मतलब इसका जो कोवैलेंसी है, सल्फर का जो कोवैलेंसी है, क्या क्या हो सकता है, या तो 2 हो सकता है ना, या फिर 4 हो सकता है, या फिर 6 हो सकता है। मतलब अब जो सल्फर है, सल्फर वेरिएबल कोवैलेंसी शो कर रहा है, इसका वैलेंसी फिक्स नहीं है, वेरिएबल है, इसी को बोलते हैं वेरिएबल कोवैलेंसी। तो इसमें मैक्सिमम कोवैलेंसी कितना होगा, मैक्सिमम नंबर देख रहे हो यहाँ पर कितना है, 6। तो मैक्सिमम कोवैलेंसी 6 होगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हैलोजेंस का, ठीक है। हैलोजन बेटा फर्स्ट फ्लोरीन, फ्लोरीन का कोवैलेंसी फिक्स है, 1 रहेगा, चेंज नहीं होने वाला। ये बात करें थर्ड पीरियड, तो तुम्हारा हो गया सेकंड पीरियड एलिमेंट, तो थर्ड पीरियड एलिमेंट हो गया क्लोरीन। तो याद रखो जो क्लोरीन है, क्लोरीन का कोवैलेंसी फिक्स नहीं है, मतलब वैलेंसी इसका चेंज होता रहेगा। कोवैलेंसी मतलब वैलेंसी समझो बेटा, ठीक है। जब भी मैं कोवैलेंसी बोल रहा हूँ तो वहां पर वैलेंसी तरह अज्यूम करो उसको। आ जाते हैं, लिखते हैं यहाँ पर फ्लोरीन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आउटर मोस्ट सेल, ठीक है। तो यहाँ पे जाएगा 3s2 3p 3p कितना होगा बेटा, 3p5, ठीक है। और जो d ऑर्बिटल है वो वैकेंट है, जो 3d है वो वैकेंट है, यहाँ पर इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, 0 लिख दिया मैंने। अब इस तरह से इसको अरेंज करो, ठीक है। अब तुम लोग बताओ बेटा ये कितना, क्या क्या इसका कोवैलेंसी हो सकता है। वन बाय वन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करके देखो, तो जगह 3s, ये 3p, ये 3d, तो इसका कोवैलेंसी बताओगे, क्लोरीन का कोवैलेंसी क्या क्या हो सकता है। अगर तुमने एक भी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर नहीं किया तो 1 होगा, याद रखो इस केस में 1 है। हाँ, फिर आगे देखो, आगे क्या होगा, 1 के बाद क्या आएगा बेटा, 3 3 के बाद 5 के बाद 5 5 के बाद 7। मतलब क्लोरीन टोटल 4 कोवैलेंसी शो कर सकता है, मतलब 1 भी हो सकता है, 3 5 7। तो इतने टाइप का ये कंपाउंड बन सकता है। अगर मान लो कोवैलेंसी 1 है तो HCl तुमने देखा ही है, कोवैलेंसी 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, IF3, इस तरह से तुमने कंपाउंड बनाया होगा, IBF3 प्लस IF3 माइनस, इस तरह से है ना। अगर क्लोरीन का वैलेंसी 5 है तो यहाँ देखो ClO3 माइनस, या फिर HClO3 भी सकते हो यहाँ पर, और इस तरह से क्लोरीन है ना, तो ClO4 माइनस, जो वैलेंसी यहाँ पर तुम देखोगे चेंज होता रहेगा। यहाँ पर वैलेंसी 1 है, यहाँ पर वैलेंसी 3 है, यहाँ पर वैलेंसी 5 है, यहाँ पर वैलेंसी 7 है। इसको अभी नहीं पढ़ना है, जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है, ये एग्जांपल पी ब्लॉक एलिमेंट में है, पी ब्लॉक में बताऊंगा, ठीक है। मतलब इसको देखेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट, तो बस तुम्हें ये देखना कोवैलेंसी, तो कोवैलेंसी कितना होगा, 1 3 5 7। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल फास्फोरस का, ठीक है। फास्फोरस से कितने कोवैलेंसी हो सकते हैं। फास्फोरस किस फैमिली में बेटा, नाइट्रोजन फैमिली में, याद रखो फास्फोरस नाइट्रोजन में है, ठीक है। तो फास्फोरस बताओ बेटा कितना हो जाएगा कोवैलेंसी। तो यहाँ पर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, 3s2 3p3 3d0, ठीक है। अब देखो क्या हो सकता है इसका कोवैलेंसी, बताओगे तुम लोग मुझे काउंट करके। 3 पहला तो हो गया 3, आगे 5 3 5, और कुछ होगा, नो सर केवल 3 और 5 होगा, ठीक है। 2 कोवैलेंसी यहाँ पर होगा। निकल आ रहा है ना बेटा सबका, सबको समझ में आ गया। तो मैक्सिमम कोवैलेंसी कितना होगा फास्फोरस का, 5 क्लोरीन का मैक्सिमम कोवैलेंसी 7 किसी को यहाँ पे कोई डाउट है तो पूछ लो अभी तुरंत। सर इसमें s ऑर्बिटल से क्यों जंप कर रहे हैं, p से क्यों नहीं कर रहे? पी से भी कर रहे हो, एस से भी कर रहे हो, हर जगह से कर रहे हो। देखो यहाँ पर पहले क्या होगा,
जहां पर एनर्जी डिफरेंस कम होगा वहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर जहां पे एनर्जी डिफरेंस बाद में लास्ट में जाएगा, तो 1 by 1 करा रहे हो। पहले तुमने पी से यहाँ पर जंप कराया डी में, ठीक है, तो ये बना। फिर देखो ये एस ऑर्बिटल है, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन गया ना डी ऑर्बिटल में, गया सर कि तो नहीं बेटा? ऑर्बिटल फिलिंग में तो पहले एस भरते हैं ना, फिर पी, तो मतलब नहीं पी नहीं, की तो यहाँ पर ज्यादा नहीं। इलेक्ट्रॉन भर नहीं रहे बेटा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हो। मैंने बताया था भरना अलग होता है, निकालना अलग होता है। अगर इलेक्ट्रॉन को फिलअप ओके करोगे, सर। हाँ, तो वहां पर अलग कॉन्फ़िगरेशन आएगा। इलेक्ट्रॉन को अगर आयनाइज करोगे वहां पर अलग कॉन्फ़िगरेशन होता है। ये सब चीजें मैंने बताया है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। और किसी सर को डाउट है? बैक एंटिटी ऑर्बिटल क्या होता है? वैकेंट मतलब क्या होता है बेटा, इसका मीनिंग बताओ वैकेंट का। सर मेरे को नहीं पता सर। नहीं बताओ, वैकेंट का मीनिंग क्या होता है? ऑर्बिटल वैकेंट का खाली। मतलब होता है खाली। खाली। एम्प्टी। हाँ, ऑर्बिटल मतलब ऑर्बिटल, खाली ऑर्बिटल, खाली डी ऑर्बिटल, ठीक है। इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन ना हो तो क्या बोलोगे? वैकेंट डी ऑर्बिटल, ठीक है। ओके सर, यस सर। हाँ सर हाँ बोलो। सर इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होता है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड मतलब, अब जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का कोई पोजीशन तो फिक्स नहीं है। तुमने पढ़ा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है बेटा, कि इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और मोमेंटम फिक्स नहीं होता है, ठीक है। ये वेरिएबल, ये वेरी करता है। कभी भी तुम एग्जैक्ट पोजीशन इलेक्ट्रॉन का तुम नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। तो अब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक जगह पर फिक्स नहीं होता। इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हो सकता है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, क्या होगा बेटा, हर जगह इलेक्ट्रॉन हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। तो फिर हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम बेटा एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन इसका पोजीशन कहीं फिक्स नहीं है, ठीक है। इसके सराउंडिंग में कहीं भी हो सकता है, इस तरह से, है ना। तो अगर इसका स्नैपशॉट लोगे, जैसे तुमने देखो यहाँ पर फैन है, फैन में 3 विंग्स है, ठीक है। इसको तेजी से घुमा दो, जब तेजी से फैन को घुमा दोगे तो क्या दिखाई देगा बेटा, एक क्लाउड टाइप का दिखाई देगा बेटा। जो फैन है इस तरह से एक क्लाउड टाइप का दिखाई देगा, है कि नहीं? यस सर। उसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो एक ही है, लेकिन क्या होगा, यहाँ जब तेजी से इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेगा तो एक क्लाउड जनरेट करेगा। इसी को इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ओके सर। आगे चलते हैं बेटा, यहाँ पर आगे है प्रॉपर्टी ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड एंड आयनिक कंपाउंड। उसका कंपैरिजन यहाँ पर दिया गया, कैसे तुम कंपेयर करोगे उसके प्रॉपर्टी को, ठीक है। तो कुछ प्रॉपर्टी यहाँ पर दिया गया, टोटल 6 प्रॉपर्टी यहाँ लिखा हूं मैं। पहला प्रॉपर्टी है बाइंडिंग फोर्स। तो अब जो एटम्स है ए और बी, एटम ए और बी में एक बाइंडिंग फोर्स होगा, तभी तो ये मॉलिक्यूल बनाएगा, है ना। यस और जो सर। बाइंडिंग फोर्स होता है उसे क्या बोलते हैं, बॉन्ड बोलते हो, जो अट्रैक्टिव फोर्स है ए और बी के बीच में। तो अब ये जो बॉन्ड है किस नेचर का बॉन्ड है, कौन सा यहाँ पर फोर्स लग रहा है। तो जो फोर्स है, जनरली केमिस्ट्री में 2 टाइप के फोर्स की बात करते हैं। पहला जो फोर्स है वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बीच में होगा बेटा, आयंस के बीच में होता है, प्लस माइनस चार्ज के बीच में होता है, ठीक है। दूसरा जो फोर्स होता है उसको बोलते हैं वांडर वाल फोर्स, वांडर वाल फोर्स। जो वांडर वाल फोर्स है, आयंस को छोड़कर बाकी जो फोर्स होगा मॉलिक्यूल के बीच में, अगर आयंस तो आयनिक फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर आयनिक फोर्स नहीं है तो बाकी जितने भी फोर्स होगा उसको वांडर वाल फोर्स बोल दिया जाता है। ये जो वांडर वाल फोर्स है वो वीक फोर्स होता है, वीक फोर्स। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, ठीक है। तो अब देखो आयनिक मॉलिक्यूल में जो ए और बी है वो आयंस है, क्लियर है। आयनिक मॉलिक्यूल में आयंस तो मॉलिक्यूल बनाएगा, आयंस में कौन सा फोर्स होगा बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, क्योंकि आयन है तो आयन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कूलम्बिक फोर्स भी बोला जाता है। ये स्टार्टिंग में मैंने बताया था बेटा, कुछ लोग नए ज्वाइन हुए हैं तो उनको थोड़ा सा कम समझ में आएगा, लेकिन
अगर तुम लोग रिवाइज करोगे बेटा, ये रिवाइज किया होगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है F इज इक्वल टू K टाइम्स Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर, ये जो फोर्स होता है उसको कूलम्बिक फोर्स बोलते हैं या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड में ये स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, ये जो फोर्स है बेटा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, ये आयनिक मॉलिक्यूल में लगता है। दूसरा कोवेलेंट, कोवेलेंट मॉलिक्यूल में कौन सा बॉन्ड होगा बेटा, वैन डर वाल अट्रैक्शन होगा, और वैन डर वाल क्या होता है, वीक अट्रैक्शन होता है। आते हैं कोऑर्डिनेट में, तो कोऑर्डिनेट में इन दोनों के बीच का फोर्स लगता है, न तो वो प्योर कूलम्बिक होगा न तो वैन डर वाल होगा, उन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड का स्ट्रेंथ होता है। ठीक है, बॉन्डिंग फोर्स होता है। तो याद रखो जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो कोवेलेंट और आयनिक के बीच में लाई करेगा, न तो वो आयनिक होता है न तो पूरा का पूरा कोवेलेंट होगा, इन दोनों के बीच में लाई करेगा। तो इसका जो प्रॉपर्टी है वो बिटवीन रहेगा, दोनों के बीच में रहेगा। ठीक है, देखो यहाँ पर इन बिटवीन इन बिटवीन इन बिटवीन इन बिटवीन सब कुछ इन बिटवीन है यहाँ पर। तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, जहां पर स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई रहेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्स है तो स्ट्रॉन्ग फोर्स को ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी जरूरत होगा। ज्यादा एनर्जी मतलब हाई मेल्टिंग पॉइंट हाई बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, लेस स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, लो मेल्टिंग पॉइंट, लो आयनिक। तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा होगा। तो वैन डर वाल फोर्स है तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होगा यहाँ पर। कंडीशन, क्या कंडीशन होता है यहाँ पर, तो कंडीशन लिखा है कंडक्शन लिखना चाहिए यहाँ पर, ये कंडक्शन है। यस सर। हाँ, ये कंडक्शन कर दो, कंडीशन गलत लिखा हुआ है। ठीक है, कंडक्शन, तो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन फ्यूज्ड स्टेट, ये मैंने बताया था प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक बॉन्ड में। फ्यूज मतलब मेल्ट कर दोगे, पिघला दोगे यानी कंपाउंड को, हाँ पिघला दोगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। या फिर उसका डिजॉल्व करके वाटर में सोल्यूशन बना लो, तो जो एक्वस सोल्यूशन है वो भी क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। लेकिन जो कोवेलेंट कंपाउंड जैसे ऑयल है ना, ट्रांसफार्मर में ऑयल डालते हैं है ना बेटा, क्यों, क्योंकि वो बैड कंडक्टर है। ठीक है, और जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड है इन दोनों के बीच में रहेगा कंडक्टिविटी उसका। आ जाते हैं फोर्थ पॉइंट पर, सॉल्युबिलिटी इन पोलर सॉल्वेंट लाइक डिसॉल्व्स लाइक, ये मैंने बताया था फॉर्मूला। ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड में लाइक डिसॉल्व्स लाइक, तो अगर वाटर में डिसॉल्व करोगे तो आयनिक कंपाउंड इजीली डिसॉल्व हो जाएगा, जो कोवेलेंट कंपाउंड है इजीली डिसॉल्व नहीं होगा। कोऑर्डिनेट बीच में, सॉल्युबिलिटी इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, अगर नॉन पोलर है तो अब देखो कोवेलेंट कंपाउंड का सॉल्युबिलिटी क्या होगा, हाई हो जाएगा। ठीक है, आयनिक कंपाउंड का सॉल्युबिलिटी क्या होगा, लो हो जाएगा। यहाँ पर ईथर दिया, ईथर क्या होता है बेटा, ईथर तुम्हारा क्या है, लेस पोलर कंपाउंड है, पोलर है लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड रहता है, जो ईथर है कोवेलेंट है। ठीक है, कोवेलेंट, तो अगर कोवेलेंट कंपाउंड है तो उसका सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा। फिजिकल स्टेट, तो जनरली जो जितने भी आयनिक कंपाउंड सॉलिड होता है, जनरली यहाँ पर वर्ड लिखा गया जनरली सॉलिड होगा। जनरली कोवेलेंट कंपाउंड लिक्विड या गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, जैसे ऑयल हो गया, मीथेन गैस हो गया। ठीक है, मीथेन गैस, जो ऑयल वगैरह क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड है, तो लिक्विड स्टेट में या गैसियस स्टेट में। वाटर क्या है, लिक्विड स्टेट में, तो जनरली लिक्विड या गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। कोऑर्डिनेट कंपाउंड तीनों ही फेज में एग्जिस्ट कर सकता है, सॉलिड लिक्विड गैस। तो इसका प्रॉपर्टी हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे। ठीक है, मैं इसको क्लियर कर देता हूं, तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको याद कर लेना। ठीक है, प्रॉपर्टी एक बार वैन डर वाल्स फोर्स बता दो एक बार क्या होता है। वंडर वाल्स बेटा। ठीक है, तो मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये लिखा हुआ है यहाँ पे वंडर वाल्स, देख लो, बता दे रहा हूँ बेटा वंडर वाल्स क्या होता है। नहीं, कंडक्शन पूछ रहा था सर मैं। नहीं सर वंडर वॉल नहीं पूछ रहा। हाँ, कंडक्शन सर वो ग्रेटर देन कोवेलेंट लिखा है। यस सर। कंडक्शन यहाँ देखो बेटा, ग्रेटर देन कोवेलेंट कंपाउंड, तो जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड है इसका कंडक्शन कोवेलेंट कंपाउंड से ज्यादा होगा, ये इजीली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा सकता है। ठीक है, मेटालिक जो मेटल्स होता है बेटा, मेटल क्या होगा, मेटल्स में इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो जाएगा,
ठीक है। तो जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड दोनों इन दोनों जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड का प्रॉपर्टी आयनिक और कोवेलेंट के बीच में लाई करता है, ठीक है। तो इसका जो प्रॉपर्टी होगा यहाँ पे जो कंडक्शन होगा वो भी क्या होगा, बीच में होगा। ग्रेटर देन कोवेलेंट मतलब क्या होगा, आयनिक के बाद और कोवेलेंट से पहले। एक्सक्यूज मी सर। यस सर, ओके सर। हेलो, हाँ हर्ष बोलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। बस मेरे को ये पता करना था, आयुष शर्मा के नाम से बच्चा कौन है ये? सर मैं कौन? सर आयुष। आयुषी आपका नाम है? चलो ठीक है हाँ ठीक है, जी। ओके ओके, थैंक यू सर। तो आगे देखते हैं बेटा। तो इसमें कोई किसी को डाउट नहीं है। किसी ने पूछा था वंडरवाल, किसी ने पूछा था बेटा वंडरवाल फोर्स, तो नहीं पूछा तो आगे चलते हैं। अच्छा पूछा था। तो वंडरवाल फोर्स देखो बेटा, जो मॉलिक्यूल होता है केमिस्ट्री में, उसके दो टाइप का फोर्स होता है। एक होता है आयनिक फोर्स या फिर कूलम्बिक फोर्स, यहाँ पे कूलम्बिक फोर्स है। दूसरा फोर्स होता है वंडरवाल फोर्स। तो जो आयंस है, आयंस के बीच में जो फोर्स होगा बेटा उसको क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्बिक फोर्स। अगर आयन नहीं है, जैसे CH4, CH4 क्या हुआ बेटा, यहाँ पर CH4 तुम्हारा क्या है, मीथेन, ये आयनिक कंपाउंड नहीं है। तो एक CH4 दूसरे CH4 को भी अट्रैक्ट करता है। यहाँ पर जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो कूलम्बिक अट्रैक्शन नहीं है, इसलिए यहाँ पर सेकंड नाम दिया गया यहाँ पर वंडरवाल फोर्स, ठीक है। जैसे वाटर मॉलिक्यूल, एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल क्या आयनिक होता है, नहीं होता है आयनिक, है ना। तो यहाँ पर जो फोर्स एग्जिस्ट करता है बेटा, तो यहाँ पर जो फोर्स होगा उसको वंडरवाल फोर्स बोलोगे, ठीक है। तो नॉन आयनिक कंपाउंड के बीच में जो फोर्स होता है उसको वंडरवाल फोर्स बोलते हैं। आगे देखते हैं बेटा, यहाँ पर हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ना है, बॉन्ड एंगल, ठीक है। बहुत बार पूछा जाता है बॉन्ड एंगल के बारे में, ठीक है। पढ़ जाते हैं इस पर, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तुम सबने। तो वंडरवाल फोर्स, सॉरी बॉन्ड एंगल को देखते हैं। बॉन्ड एंगल ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड्स ऑन, जो बॉन्ड एंगल है वो अलग अलग फैक्टर पर डिपेंड करता है। जो फैक्टर है इसको देखेंगे हम लोग कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है यहाँ पर। तो जो बॉन्ड एंगल बेटा, बॉन्ड एंगल हाइब्रिडेशन में डिपेंड करेगा कि मॉलिक्यूल के बीच में हाइब्रिडेशन क्या है, लोन पेयर कितने हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है सराउंडिंग या सेंट्रल एलिमेंट का, और साइज ऑफ सराउंडिंग एटम पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो इन सब फैक्टर को हम लोग देख लेते हैं कि क्या कैसे काम करता है। पहला देते हैं यहाँ पर हाइब्रिडेशन, ठीक है। तो हाइब्रिडेशन चेक करते हैं बेटा कि बॉन्ड एंगल क्या होगा, कैसे होगा। जैसे यहाँ पर दो मॉलिक्यूल दे दिया गया, तो यहाँ पर जनरली कंपेयर करने के लिए पूछता है बॉन्ड एंगल, ठीक है। जैसे एक दे दिया CO2 मॉलिक्यूल और दूसरा बोल दिया यहाँ पर जो सेकंड मॉलिक्यूल है वो BF3 बोल दिया, ठीक है। यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल थीटा है वो x है, या मैं θ1 ले रहा हूँ। यहाँ पर जो एंगल है वो θ1 है, यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल वो θ2 है। कंपेयर θ1 एंड θ2, इस तरह से पूछेगा, ठीक है बेटा। पहला क्वेश्चन इस तरह से है, कंपेयर द बॉन्ड एंगल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड BF3। बॉन्ड एंगल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज θ1 एंड BF3 θ2। तब तुम्हें बेसिकली करना क्या है, इसका हाइब्रिडेशन निकाल कर स्ट्रक्चर बनाओगे, ठीक है। दोनों का ही स्ट्रक्चर बनाओगे। जो कार्बन डाइऑक्साइड इसका स्ट्रक्चर मैंने ऊपर बनाया है लीनियर होता है, इस तरह से देखो। अगर तुम BF3 का स्ट्रक्चर बनाओगे तो BF3 क्या होगा बेटा, ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर बनता है यहाँ पे इस तरह से। तो यहाँ पर तुम बॉन्ड एंगल निकाल सकते हो। यहाँ पर एंगल कितना है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड में 180, यहाँ पर 180 डिग्री है, और BF3 में कितना है बेटा, 120 डिग्री। तो आसानी से बता लिए बेटा कि किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा है, किसका बॉन्ड एंगल कम है। इसका मतलब θ1 इज ग्रेटर देन θ2, इस तरह से, ठीक है। अब से एक और एग्जांपल दे दिया, एग्जाम में पूछ लिया, व्हाट इज बॉन्ड एंगल बिटवीन कार्बन, मैं यहाँ पर दूसरा लेता हूँ एग्जांपल। यहाँ पर दे दिया गया मीथेन, ठीक है, मीथेन एंड, और यहाँ पे मैं दूसरा मॉलिक्यूल ले रहा हूँ मीथेन एंड, दूसरा क्या लो, दूसरा मैं ले रहा हूँ SF6, ठीक है।
तो SF6 और मीथेन, यहाँ पर बॉन्ड एंगल को कंपेयर करना है, ठीक है। तो अब देखो जो मीथेन है, मीथेन का स्ट्रक्चर बनाओगे, क्या होता है बेटा मीथेन का स्ट्रक्चर? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल, सर ठीक है। टेट्राहेड्रल, और SF6 का स्ट्रक्चर क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल। 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 ये हो गया तुम्हारा टेट्राहेड्रल, है ना। यहाँ पर तुमने टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना लिया मीथेन का, बीच में कार्बन, ये कार्बन है। और SF6 का भी स्ट्रक्चर बना लिया यहाँ पर, FF, है ना। तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल क्या है बेटा? यहाँ पर बॉन्ड एंगल है तुम्हारा 90 डिग्री, 90 डिग्री, सॉरी 108 डिग्री 28 मिनट। यहाँ पर बॉन्ड एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट। और यहाँ पर बॉन्ड एंगल कितना होगा बेटा? यहाँ पर इन सब में बॉन्ड एंगल कितना होता है? यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है 90 डिग्री होता है। ये मैंने ऊपर करवाया था, जो चार्ट बनवाया था यहाँ पर, है ना, जो फ्लो चार्ट था उसमें बताया था। ये देखो SF6 है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है 90 डिग्री होता है, ठीक है, 90 डिग्री। तो हाइब्रिडेशन से तुम बता सकते हो कि बॉन्ड एंगल कितना होता, क्या होगा, कितना होगा, ठीक है। तो ये हो गया, अगर हाइब्रिडेशन अलग अलग आ रहा है तो बॉन्ड एंगल कितना होगा। तो यहाँ पर 1090 मिनट, मतलब यहाँ पर अगर बॉन्ड एंगल θ1 है, यहाँ पर θ2 है, सो θ1 इज ग्रेटर देन θ2, ठीक है। किसी कोई डाउट है यहाँ पर तो पूछ सकते हो। तो आगे बढ़ रहा हूँ बेटा सेकंड पॉइंट पर। सेकंड वेरिएबल यहाँ पर है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर लोन पेयर मॉलिक्यूल में है तो वहां पर तुम कैसे कंपेयर करोगे, ठीक है। मान लेते हैं दो ऐसे मॉलिक्यूल दिया गया है जहां पर दोनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम हो गया। जैसे एक मॉलिक्यूल दिया गया मीथेन, ठीक है, दूसरा मॉलिक्यूल दिया गया अमोनिया, तीसरा मॉलिक्यूल दिया गया है वाटर H2O, ठीक है। यहाँ पर बाउंड एंगल दिया गया है θ1, अमोनिया में बाउंड एंगल है θ2, वाटर में बाउंड एंगल है θ3, ठीक है। सो कंपेयर θ1, θ2 एंड θ3। तो कैसे कंपेयर करेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे। तो हर जगह तुम हाइब्रिडेशन निकालोगे, उसका स्ट्रक्चर बनाओ बेटा सबसे पहले। तो हाइब्रिडाइजेशन ध्यान से देखना, ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी है ये। तो हाइड्रोजन निकालोगे यहाँ पर, तो मीथेन का हाइड्रोजन कितना आ रहा है बेटा? मीथेन का तुमने निकाला था sp3 आएगा। अमोनिया का कितना होगा? sp3। वाटर का भी निकालोगे तो ये भी क्या होगा बेटा? sp3, ठीक है। फिर इसके बाद इसका स्ट्रक्चर बताओगे, यहाँ पर शेप बताओगे। तो शेप क्या होगा? इन सबका शेप यहाँ पर जनरेट करोगे, बनाओगे। यहाँ पर लिटरली यहाँ पर जो शेप है बनाना पड़ता है, तुम यहाँ पर बनाओगे शेप, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? CH4, ठीक है। बॉन्ड एंगल कितना होगा यहाँ θ1? 109 डिग्री 28 मिनट। फिर ये तुमने बना लिया क्या? अमोनिया। ये लोन पेयर अमोनिया का, ठीक है। तो ये हो गया अमोनिया का स्ट्रक्चर। तीसरा है वाटर, ऑक्सीजन हो गया बेटा सेंट्रल एलिमेंट। दो लोन पेयर होता है वाटर मॉलिक्यूल में, ठीक है। ये वाटर का स्ट्रक्चर मैंने ऊपर बनवाया था। तो यहाँ पर तुम्हें लोन पेयर को शो करना होगा, दिखाना पड़ेगा लोन पेयर है, ठीक है। शेप क्या होगा इसका? जो मीथेन का शेप क्या होता है बेटा? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। अमोनिया क्या होता है बेटा? ट्रायंगुलर पिरामिडल होता है। वाटर क्या होता है बेटा? बेंड, ठीक है। ये पिरामिडल है, वी शेप या फिर बेंट शेप। वी शेप में लिख रहा हूँ, वी शेप। तो इन तीनों का शेप अलग अलग आ गया, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन सेम होता है। ये कल बताया गया था, ठीक है। अब आ जाते बेटा बॉन्ड एंगल को कंपेयर करते हैं। तो अब बॉन्ड एंगल कंपेयर करोगे तो अब देखो यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है θ1, ये तो 109 डिग्री 28 मिनट होगा, ठीक है। ये भी एक्चुअल में यहाँ पर अगर तुम बॉन्ड एंगल को कंपेयर करोगे, यहाँ पर अगर सब फोर्स इक्वल होता तो यहाँ पर भी बॉन्ड एंगल कितना होगा? अगर sp3 हाइब्रिडेशन है तो बॉन्ड एंगल यहाँ पर भी क्या होना चाहिए? 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर भी क्या होगा बेटा? यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है वो भी क्या होना चाहिए? यहाँ पर भी sp3 हाइब्रिडेशन है, यहाँ पर भी बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट है, क्योंकि इसका जो
इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट है टेट्राहेड्रल टाइप का है, ये भी टेट्राहेड्रल टाइप का अरेंजमेंट है, ये भी टेट्राहेड्रल टाइप का अरेंजमेंट है, ठीक है। लेकिन तुमने वीएससी-पीआर थ्योरी में पढ़ा है, वीएससी-पीआर थ्योरी में बताया गया है लोन पेयर रिपल्सन इज मैक्सिमम, आफ्टर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, आफ्टर देन बॉन्ड पेयर रिपल्सन, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ये तो सिमेट्रिकल है पूरा का पूरा, केवल बॉन्ड पेयर ही यहाँ पर है, एक ही टाइप का रिपल्सन है, तो ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल बनेगा। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में बॉन्ड एंगल एग्जैक्ट रेगुलर शेप का होगा। तो यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल आएगा, तो बॉन्ड एंगल आएगा 109 डिग्री 28 मिनट। अब यहाँ पर देखोगे तो एक लोन पेयर दिख रहा है, लोन पेयर देखो यहाँ पर आ गया फर्स्ट टाइम, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन देखोगे, लोन पेयर बॉन्ड पेयर। जो लोन पेयर है, लोन पेयर स्पेस में ज्यादा स्पेस चाहिए बेटा, लोन पेयर को ज्यादा स्पेस चाहिए अपने आप को ओरिएंट करने के लिए, यहाँ पर रिपल्सन ज्यादा होगा, तो लोन पेयर क्या करेगा, तीनों बॉन्ड पेयर को दबा देगा नीचे, क्योंकि रिपल्सन ज्यादा होगा बेटा लोन पेयर बॉन्ड पेयर का, तो लोन पेयर क्या करेगा, पुश करेगा तीनों बॉन्ड को, ठीक है। जब बॉन्ड को पुश करेगा नीचे दबा देगा, तो यहाँ पर एंगल क्या होगा बेटा, ये जो एंगल कम हो जाएगा ना, तो ये एंगल थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ऑक्सीजन में दो लोन पेयर दिख रहा है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो ये और ज्यादा दबाएगा, क्योंकि लोन पेयर दो लोन पेयर है, यहाँ पर एक लोन पेयर पुश कर रहा था, यहाँ पर दो लोन पेयर मिलकर बॉन्ड को दबा देंगे, है ना। तो यहाँ पर एंगल और कम आएगा, ठीक है। तो अगर तुम कंपेयर करोगे एंगल को, तो अब जो एंगल यहाँ पर है θ3, वो सबसे कम होगा, दब जाएगा, सबसे कम आएगा θ3, है ना। और जो 109 डिग्री 28 मिनट है, इसका एंगल सबसे ज्यादा होगा, बीच में क्या होगा θ2 का। इसका मतलब जितना ज्यादा लोन पेयर होगा उतना कम बॉन्ड एंगल आएगा, ज्यादा तुम लोन पेयर बढ़ाओगे उतना ज्यादा रिपल्सन होगा और एंगल कम होता चला जाएगा। यहाँ पर 0 लोन पेयर रेगुलर एंगल, 1 लोन पेयर बॉन्ड एंगल कम हो गया, 2 लोन पेयर बॉन्ड एंगल और कम हो गया, ठीक है। जितना एंगल बढ़ाते जाओ, लोन पेयर बढ़ाते जाओगे, उतना ज्यादा रिपल्सन होगा और एंगल कम होता चला जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर तुम लिखोगे θ1 इज ग्रेटर देन θ2, θ2 इज ग्रेटर देन θ3, ठीक है। समझ में आ गया सबको? किसी कोई डाउट है? यस सर। डाउट नहीं तो आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट वेरिएबल है यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से बताएंगे कि क्या होगा बॉन्ड एंगल। देखो बेटा इस केस में क्या होगा, यहाँ पर लोन पेयर भी सेम होगा और हाइब्रिडाइजेशन भी सेम होगा। पहले क्या था, हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग था, सेकेंड केस में क्या हुआ, हाइब्रिडाइजेशन सेम हो गया लेकिन लोन पेयर अलग अलग है। यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन भी सेम हो जाएगा, लोन पेयर भी सेम हो जाएगा, ठीक है, दोनों ही सेम है यहाँ पर। अब देखते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं ले रहा हूँ H2O एंड H2S, ठीक है। तो पहले इन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, वाटर का तुमने हाइब्रिडेशन निकाला, वाटर क्या होगा sp3, H2S का भी sp3 होगा, दोनों का हाइब्रिडेशन sp3 हो गया, है ना। फिर इसका दोनों का शेप बनाओगे यहाँ पर, तो इसका जो शेप होगा वो बेंट शेप, इस तरह तुमने बना लिया बेंट शेप, 2 लोन पेयर इस तरह से, 2 लोन पेयर। सल्फर, तो ऑक्सीजन को तुमने सल्फर से रिप्लेस कर दिया, इसका भी शेप बिल्कुल वही होगा जो वाटर का शेप है, ठीक है। तो यहाँ पर भी 2 लोन पेयर होगा, ठीक है, 2 लोन पेयर, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर भी 2 लोन पेयर है, यहाँ पर भी 2 लोन पेयर। तो एक्चुअल एंगल कितना है बेटा, अगर टेट्राहेड्रल दोनों, अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल, यहाँ पर एंगल तुम अज्यूम करोगे तो टेट्राहेड्रल अगर एंगल है तो यहाँ पर एंगल होना चाहिए बेटा 109 डिग्री 28 मिनट। लेकिन यहाँ पर जो एंगल होगा थीटा वो कम होगा इस एंगल से, बिकॉज ऑफ लोन पेयर दोनों में है बेटा, यहाँ पर भी एंगल कम होगा, यहाँ पर भी एंगल कम होगा, ठीक है। तो दोनों का ही एंगल कम आएगा, दोनों का एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से कम आएगा। लेकिन
अब यहाँ पर तुम कैसे कंपेयर करोगे, इन दोनों में तुम कैसे कंपेयर करोगे कि θ1 और θ2 में से कौन ज्यादा कौन कम है। तो यहाँ पर हेल्प लिया जाएगा बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हेल्प लिया जाएगा। ठीक है, तो अब देखो बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हेल्प कैसे लोगे। तो देखो यहाँ पर सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन 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 है, सराउंडिंग एटम तो सेम है, जो सेंट्रल एटम है वहीं पर डिफरेंस दिख रहा है। यहाँ पर है ऑक्सीजन, यहाँ पर है ऑक्सीजन, है ना। तो ऑक्सीजन का तुमने बॉन्ड पेयर बना लिया, ठीक है। तो ये मैंने बॉन्ड पेयर ऑक्सीजन के पास बनाया है। तुमने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, so oxygen will attract shared pair of electron towards itself, खींच लेगा अपने पास। तुम्हें मालूम है फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन आता है बेटा, मैंने बताया था, है ना। तो ऑक्सीजन इज सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, तो लोन पेयर सॉरी जो बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर ऑक्सीजन की तरफ होगा। और सल्फर बेटा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो ये सल्फर से दूर रहेगा। अब देखो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्सन होगा कि नहीं होगा? होगा सर। तो अब यहाँ पर जो दो इलेक्ट्रॉन पेयर दिख रहा है, ये पास पास दिख रहा है। यस। जितना सेंट्रल एलिमेंट के पास इलेक्ट्रॉन पेयर आएगा उतना ही ज्यादा रिपल्सन होगा। तो अब यहाँ पर रिपल्सन होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर भी रिपल्सन होगा, लेकिन यहाँ पर रिपल्सन कम होगा क्योंकि यहाँ पर स्पेस ज्यादा है। समझ में आ रहा है बेटा? यस। यहाँ पर स्पेस कम है तो रिपल्सन ज्यादा होगा, तो ओपन हो जाएगा ये एंगल ना, थोड़ा सा ये जो एंगल है बढ़ जाएगा ना। यस। यहाँ पर आते हैं बेटा, जो θ2 है, यहाँ पर स्पेस ज्यादा है। अगर स्पेस ज्यादा है तो यहाँ पर जो ओपनिंग होगा कम होगा, रिपल्सन कम होगा, रिपल्सन कम होगा, इसका मतलब यहाँ पर लेस ओपन होगा ये एंगल। इट मीन θ1 इज ग्रेटर देन θ2। समझ में आ रहा है सबको? सर एक और बार बता दो। एक बार और बता दें, समझ में आ जाए एक बार में, ठीक है। दूसरी बार देखो मैंने यहाँ पर बनाया क्या, मैं दोबारा बना दे रहा हूँ इन सबको, ये हटा देता हूँ एंगल को। ठीक है, तो यहाँ पर है हाइड्रोजन, यहाँ पर भी क्या है हाइड्रोजन, ठीक है। तो अब तुम यहाँ पर बनाओगे बॉन्ड पेयर, तो जिसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है उसके पास चला जाएगा इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर उसके पास चला जाएगा, ठीक है। जिसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है तो रिलेटिवली सल्फर का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है ऑक्सीजन से, तो दूर रहेगा थोड़ा सा सल्फर से इलेक्ट्रॉन। यहाँ बॉन्ड पेयर, यहाँ पर बॉन्ड पेयर तुमने ऑक्सीजन के पास बनाया, यहाँ पर बॉन्ड पेयर ऑक्सीजन से सल्फर से दूर बना हुआ है ना। तो स्पेस कहाँ पर जाता है बेटा, सेकेंड मॉलिक्यूल में। यहाँ पर स्पेस ज्यादा है, अगर स्पेस ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, सिमिलर चार्ज के बीच में अगर स्पेस ज्यादा है तो रिपल्सन कम होगा ना। तो यहाँ पर रिपल्सन कम है, यहाँ पर मोर रिपल्सन होगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मोर रिपल्सन होगा, यहाँ पर मैं दो लाइन बना दे रहा हूँ, ठीक है। मोर रिपल्सन, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा बेटा, लेस रिपल्सन। तो बेटा बाकी सब तो सेम यहाँ पर, देखो लोन पेयर की बात यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि नंबर ऑफ लोन पेयर दोनों में सेम है। तो यहाँ पर बॉन्ड पेयर की बात करोगे, ठीक है। तो जो बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर पास पास से ज्यादा रिपल्सन ज्यादा होगा। मोर रिपल्सन मतलब θ1 ग्रेटर, लेस रिपल्सन मतलब θ2 θ1 से कम होगा। समझ में आ रहा है बेटा? जितना ज्यादा रिपल्सन होगा उतना ही ये एंगल यहाँ चला जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, है ना।
ज्यादा रिपल्सन मतलब ओपन हो जाएगा बॉन्ड, यहाँ पर लेस रिपल्सन मतलब लेस ओपन होगा, ठीक है। Yes. इट मीन θ1 इज ग्रेटर देन θ2, नोट कर लो इसको। सर हम एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कैसे निकालेंगे अगर यहाँ पे ऑक्सीजन ना हो तो, कोई रैंडम एटम हो? रैंडम एटम है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कैसे देखोगे, ये मैंने बताया था, फिर से देख लो। तो जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एक प्रॉपर्टी होती है बेटा, है ना। जो तुम लेफ्ट टू राइट जाओगे, लेफ्ट टू राइट, अगर तुम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाओगे तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा। अगर किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाओगे तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगा बेटा, डिक्रीज होगा, ठीक है। ये नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा, नेक्स्ट चैप्टर जो है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है, उसमें बताया जाएगा कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कैसे वेरी करेगा, ठीक बेटा। इस तरह से तुम कंपेयर कर लोगे। तो अब तुम्हें कंपेयर क्या करना है, ऑक्सीजन और सल्फर को। तो ऑक्सीजन ऊपर है, टॉप टू बॉटम जाओगे तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिक्रीज होगा, मतलब ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगा और सल्फर क्या होगा, कम होगा। तो तुमने कंपेयर कर लिया, हो गया कम। एक और एग्जांपल देख लो यहाँ पर, एग्जांपल नंबर 2, ठीक है। एग्जांपल नंबर 2 है NH3 एंड NF3, ठीक है। NH3 और NF3, तो इन दोनों का हाइब्रिडेशन सेम है, नंबर ऑफ लोन पेयर भी सेम है, शेप भी सेम है। तो अब यहाँ पर तुम कैसे करोगे, किसका एंगल ज्यादा होगा, तुम लोग खुद से करो। ये θ1 है, ये θ2 है। मैं शेप यहाँ पर बना दे रहा हूँ, नाइट्रोजन लोन पेयर, यहाँ पर है फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, नाइट्रोजन लोन पेयर, यहाँ पर है हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, θ1 θ2। कंपेयर करो, एंगल को कंपेयर करके बताओ तुम लोग। Sir, angle 1 is greater than angle 2. सर θ1 सर θ1 ग्रेटर देन ग्रेटर होगा, θ1 θ1 ग्रेटर होगा, और किसी का थीटा 2 ग्रेटर होगा। Theta 1 होगा। चलो देखते हैं, आंसर बता देता हूँ मैं। यहाँ पर आंसर होगा तो θ2 होगा। किसी ने बोला था θ2, θ2 इज ग्रेटर देन θ1, ये आंसर होगा, ठीक है। तो θ2 इज ग्रेटर देन θ1 कैसे आएगा बेटा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो सेंट्रल एलिमेंट सेम है, देखो दोनों में, ऊपर देखो, ऊपर वाला जो एग्जांपल था, यहाँ पर सेंट्रल एलिमेंट अलग अलग था, सराउंडिंग एटम सेम था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अलग है उससे, लेकिन जो हम लोग यूज करेंगे कॉन्सेप्ट वही यूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर तुम्हें बॉन्ड पेयर को बनाना है, दोनों को तुम बॉन्ड पेयर बनाओगे, लोन पेयर तो सेम हो गया, हाइड्रोजन सेम है, तो बॉन्ड पेयर बनाओगे इन बिटवीन नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन, व्हिच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, Fluorine. फ्लोरीन सर फ्लोरीन फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, ठीक है। तो अब जो इलेक्ट्रॉन पेयर इस तरह बनाओगे ना, यहाँ पर इन बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, व्हिच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंपेयर करोगे तो नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो कहां पर स्पेस कम है, जहां पर स्पेस कम रिपल्सन ज्यादा, तो सेकंड में देखो स्पेस कम है ना, Yes, यहाँ sir. पर सेकंड में स्पेस कम है तो रिपल्सन यहाँ पर ज्यादा होगा, यस सर है ना। यहाँ पर स्पेस ज्यादा है तो रिपल्सन कम होगा। मैं यहाँ पर एक पेयर बना रहा हूँ, यहाँ पर लेस रिपल्सन मतलब लेस एंगल, मोर रिपल्सन मोर एंगल, तो यहाँ पर क्या होगा, θ2 इज ग्रेटर देन θ1, ठीक है। तो क्लियर समझ में आ गया सबको। आगे चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। यस नेक्स्ट एग्जांपल है साइज ऑफ सराउंडिंग एटम, ठीक है। तो अगर सराउंडिंग एटम का साइज ज्यादा है, साइज तुम कैसे बताओगे, साइज तुमने पीरियोडिक प्रॉपर्टी में पढ़ा होगा क्लास 10th में। अगर Yes. कोई ग्रुप है, ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाओगे तो साइज क्या होगा, Yes. बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, है ना। टॉप टू बॉटम जाओगे यहाँ पर तो साइज इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर ग्रुप को केवल देखेंगे, पीरियड को छोड़ देते हैं। यहाँ पर पीरियड का कंसेप्ट, यहाँ पर पीरियड में उतना ज्यादा साइज का डिफरेंस नहीं आता जितना ग्रुप में आता है, ठीक है। अगर टॉप टू बॉटम जाओगे साइज में अब्रप्ट चेंज आता है, अगर ग्रुप में तुम लेफ्ट टू राइट जाओगे तो उतना तेजी से साइज इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल है NF3
दूसरा एग्जांपल है NCl3, ठीक है, NF3 और NCl3। तो अब यहाँ पर लोग क्या देखेंगे, साइज देखेंगे सराउंडिंग एटम का। नाइट्रोजन हो गया लोन पेयर, नाइट्रोजन लोन पेयर, यहाँ पर 3 फ्लोरीन 1 2 3, ठीक है, यहाँ पर 3 क्लोरीन। और तुम्हें मालूम है क्लोरीन का साइज ज्यादा होता है, यहाँ पर साइज देखोगे क्लोरीन का साइज छोटा छोटा है ना, क्लोरीन का साइज बड़ा तो उसको ज्यादा स्पेस चाहिए, क्लोरीन बड़ा साइज का है तो स्पेस ज्यादा चाहिए बेटा क्लोरीन सर। को, क्लोरीन का साइज छोटा है तो स्पेस कम चाहिए, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जो θ2 है, θ2 इज ग्रेटर देन θ1, ठीक है। तो ये फोर्थ है। तो चारों को कंबाइन करके देखा जाता है। तो यहाँ पर तुम 1 by 1 जाओगे, पहले रूल नंबर 1 को अप्लाई करोगे, फिर रूल नंबर 2, फिर रूल नंबर 3, रूल नंबर 4, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन में रैंडम कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्वेश्चन वही पूछेगा जो तुम कंपेयर कर पाओ। तो ये चारों में से कोई एक ही पूछेगा, ये नहीं सब मिलाकर मिक्स कर दे। तो अगर मिक्स कर दे देगा तुम बता ही नहीं पाओगे, है ना। तो इस तरह से कोई ऐसा एग्जाम्पल पूछेगा जिसमें तुम कंपेयर कर पाओ। तो ये 4 केस है, चारों केस मैंने डिस्कस कर दिया, इस पर प्रैक्टिस करना होगा। तो घर जाकर तो प्रैक्टिस करना। एक बार दोबारा बता दीजिए इन दोनों का फोर्थ वाला बेटा, यस सर। फोर्थ वाला दोबारा देखो, फोर्थ वाला बेटा दोबारा देख लो। फोर्थ वाले में मैं ले रहा हूं यहाँ पर NF3, है ना। तो नाइट्रोजन तुम्हारा सेंट्रल एलिमेंट है, फ्लोरीन क्या होगा तुम्हारा सराउंडिंग एटम हो गया, ठीक है। तुमने दोनों का स्ट्रक्चर बनाया, क्लोरीन तुम्हारा सराउंडिंग एटम हो गया। तो अगर तुम साइज की बात करोगे तो साइज किसका ज्यादा होगा बेटा, फ्लोरीन और क्लोरीन में। तुम बताओ बेटा किसका साइज ज्यादा होगा इन दोनों में, फ्लोरीन और क्लोरीन में किसका साइज ज्यादा होगा। अगर तुम ग्रुप की बात करो तो फ्लोरीन क्लोरीन, है ना, इस तरह से, ठीक बेटा। जो साइज है साइज का ज्यादा होगा, साइज यहाँ पर क्लोरीन का ज्यादा होगा। इसका मतलब क्लोरीन को ज्यादा स्पेस चाहिए, ज्यादा स्पेस चाहिए मतलब एक क्लोरीन दूसरे क्लोरीन को रिपेल करके जगह बनाएगा अपने लिए। दो मोटे लोग को एक सीट पे बैठा दो, जगह बनाएंगे बेटा खिसक खिसक कर, है ना। यहाँ देखो फ्लोरीन है, फ्लोरीन का साइज छोटा है, ठीक है। अगर साइज छोटा है तो यहाँ पर आराम से रह सकते हैं बेटा, यहाँ पर स्पेस की जरूरत है नहीं वहां पर उतना। तो क्लोरीन यहाँ पर बल्कि साइज का, बड़ा साइज का है, इसलिए ये यहाँ पर स्पेस क्रिएट करेगा। जब स्पेस क्रिएट करेगा तो एक क्लोरीन दूसरे क्लोरीन से दूर जाएगा। अगर एक क्लोरीन दूसरे क्लोरीन से दूर जाएगा तो जो एंगल है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। θ2 इज ग्रेटर देन θ1। समझ में आ रहा है बेटा ये बात, या दोबारा बताऊं एक बार और, समझ में आ गया सर? यस सर। हाँ ठीक सर है। इसके अंदर सर जो है फ्लोरीन है, फ्लोरीन सर फ्लोरीन में भी तो कुछ वो होगा ना, रिपल्शन, सो सुनी करेंगे। हाँ फ्लोरीन में रिपल्शन है, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा रिपल्शन तुम मैक्सिमम रिपल्शन देखोगे तो मैक्सिमम रिपल्शन कितना होगा, साइज का होता है यहाँ पर मैक्सिमम रिपल्शन, तो साइज को देखोगे, ठीक है। तो फ्लोरीन यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, यहाँ पर रिपल्शन तो होगा, लेकिन उतना ज्यादा रिपल्शन नहीं होगा जितना ज्यादा यहाँ पर क्लोरीन के केस में रिपल्शन होगा बिकॉज ऑफ साइज। सर तो इसके जो हमने पहले वाला केस किया था NH3 और NF3 वाला, सर उसमें नहीं लेंगे फ्लोरीन का रिपल्शन? इन दोनों में बेटा, यस सर। इन दोनों में फ्लोरीन और हाइड्रोजन का साइज ऑलमोस्ट सेम है। जो फ्लोरीन का साइज होता है वही हाइड्रोजन का साइज है, तो स्मॉलर साइज का एलिमेंट है। यहाँ पर साइज को तो नहीं कंसीडर करोगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी देखोगे। अगर साइज सेम है, ठीक है, अगर साइज सिमिलर है तो क्या देखोगे बेटा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अगर साइज में चेंज ज्यादा है, अलग अलग ग्रुप के एलिमेंट है, अलग अलग ग्रुप का, ठीक है, सॉरी अलग अलग पीरियड के एलिमेंट है। तो यहाँ देखो जो फ्लोरीन है सेकंड पीरियड है, फ्लोरीन क्या थर्ड पीरियड, तो सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड एलिमेंट यहाँ पर है, तो साइज में डिफरेंस ज्यादा आएगा, इसलिए यहाँ पर तुम रिपल्शन देखोगे साइज का। ओके सर हाँ सर NH3 वाले एग्जाम्पल में θ2 कैसे ग्रेटर हुआ सर, वो समझ नहीं आया। इस ऊपर वाले में, इसमें बेटा, यस सर। अच्छा देख लो, दोबारा देख लो, जिसको ये वाला एग्जाम्पल समझ में नहीं है दोबारा देख लेंगे, ठीक है।
मैं इसको इरेज करके फिर से बना रहा हूँ सब चीज़ें, ठीक है, तो समझ में आएगा क्लियर। तो पूरा का पूरा जो दिमाग में उसको हटा दो, यहाँ पर तुम देखोगे। तो अब देखो बेटा, यहाँ पर सेंट्रल एलिमेंट नाइट्रोजन है, यहाँ पर सेंट्रल एलिमेंट दोनों में नाइट्रोजन नाइट्रोजन, लोन पेयर बना दोगे, लोन पेयर दोनों में सेम है। यहाँ पर फ्लोरीन है, सराउंडिंग एटम, फ्लोरीन सराउंडिंग एटम, हाइड्रोजन सराउंडिंग एटम, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सराउंडिंग एटम, ठीक है। अब यहाँ पर बनाएंगे बेटा बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर तुम्हें बनाना है यहाँ पर। तो बॉन्ड पेयर कैसे बनाएंगे? जिसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर जाएगा। तो आउट ऑफ नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन व्हिच वन इज मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव? फ्लोरीन। फ्लोरीन। तो यहाँ बनाए बेटा, फ्लोरीन के पास बना दिया मैंने, फ्लोरीन के पास बना दिया, फ्लोरीन के पास बना दिया। आउट ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन व्हिच वन इज मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव? नाइट्रोजन। ऑब्वियसली नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। तो अब कहाँ पर रिपल्सन ज्यादा होगा बेटा? ओके सर, सर आगे समझ। ठीक है, तो जहां पर स्पेस कम है रिपल्सन ज्यादा, ठीक है, तो यहाँ पर रिपल्सन ज्यादा होगा। तो θ2 इज ग्रेटर देन θ1। तो ये तुम्हारा बॉन्ड एंगल हो गया, कंप्लीट हो गया। बॉन्ड एंगल के बाद हम लोग पढ़ेंगे रेजोनेंस क्या होता है, ठीक है, रेजोनेंस। तो रेजोनेंस के बारे में देख लेते हैं, रेजोनेंस होता क्या है। एनसीईआरटी में भी थोड़ा सा लाइन, एक दो लाइन लिख दिया है, तो एक दो लाइन हम लोग भी पढ़ लेंगे। तो डिटेल में इसको हम लोग को ऑर्गेनिक में पढ़ना है, ठीक है। ज्यादा इस पर हम लोग फोकस नहीं करेंगे रेजोनेंस पर, क्योंकि हम लोगों को डिटेल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत दिनों तक ये चलता रहेगा, 2-3 वीक तक का रेजोनेंस चलता रहेगा। रेजोनेंस कहाँ पर, इसका रेजोनेंस का प्रॉपर्टी क्या है, रेजोनेंस कैसे ड्रॉ करते हैं, किस किस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस से क्या क्या चीजें वेरी करेगा, ये सब हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना है। हम लोग इनऑर्गेनिक में नहीं देखेंगे, क्योंकि इनऑर्गेनिक में केवल डेफिनेशन देख लेंगे, ठीक है। और इसका जो क्वेश्चन होता है जनरली ऑर्गेनिक बेस्ड क्वेश्चन ही पूछते हैं, ठीक है। इनऑर्गेनिक में इसका क्वेश्चन बहुत कम आता है। तो अब यहाँ पर देखो लिखा गया है, रेजोनेंस इज ए वे ऑफ डिस्क्राइबिंग बाइंडिंग in a certain molecule or ions by the combination of several contributing structure into a resonance hybrid in valence bond theory। कुछ समझ में नहीं आया यहाँ से, ठीक है। अब जो सेकंड लाइन है उसको ध्यान से देखना है, अब जो मैंने ग्रीन से यहाँ पर हाईलाइट किया है, बस यही तुम्हें ध्यान देना, जो ग्रीन लाइन से लिखा गया है यहाँ पर उसको तुम्हें ध्यान देना है। लिखा होगा मॉलिक्यूल हैविंग मोर देन वन लुईस स्ट्रक्चर एग्जिबिट रेजोनेंस, ठीक है। तो रेजोनेंस की वजह क्या है बेटा, कि कभी कभी एक ही मॉलिक्यूल का एक से ज्यादा एक मॉलिक्यूल का एक से ज्यादा लुईस स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अगर किसी भी मॉलिक्यूल का एक से ज्यादा लुईस स्ट्रक्चर आ रहा है तो वहां पर रेजोनेंस होगा। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है कार्बोनेट आयन का, CO3- 2- होगा ये, CO3 2-। हम लोग इस एग्जांपल को देखेंगे, अब बस इसी एग्जांपल को देखकर छोड़ देंगे, क्योंकि हम लोगों को आगे पढ़ना है इनऑर्गेनिक में, ठीक है। तो अब देखो कार्बोनेट आयन तुमने बना दिया, इस तरह से तुमने C डबल बॉन्ड O, O-, इस तरह तुमने एक स्ट्रक्चर बना लिया। यहाँ पर जो पाई बॉन्ड है ऊपर वाले ऑप्शन के पास है। अब तुमने क्या किया बेटा, सेकेंड स्ट्रक्चर बनाया जहां पर पाई बॉन्ड इस साइड के पास है, इस वाले ऑप्शन, साइड वाले ऑप्शन के पास है, ठीक है। एक थर्ड स्ट्रक्चर बनाया जहां पर पाई बॉन्ड इस राइट हैंड साइड वाले ऑप्शन के पास है। तो अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर जो कार्बोनेट है, कार्बोनेट का 3 लुईस स्ट्रक्चर बन रहा है। लुईस स्ट्रक्चर 1, डॉट स्ट्रक्चर नहीं है, लुईस स्ट्रक्चर है, ठीक है। डॉट डॉट मैंने यहाँ पर नहीं बनाया, तो इसको हम लुईस स्ट्रक्चर बोलेंगे। तो लुईस स्ट्रक्चर 1, 2, 3, तो 3 लुईस स्ट्रक्चर बना हुआ है ना। तो एक ही मॉलिक्यूल का 3 स्ट्रक्चर तुमने बनाया, इसलिए ये जो मॉलिक्यूल है ये रेजोनेंस शो करेगा, रेजोनेंस एग्जिबिट करेगा, ठीक है। और जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं दो मॉलिक्यूल के बीच में, इस तरह से डबल हेडेड एरो लगाते हैं, ठीक है बेटा।
इस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट किया जाता है डबल हेडेड एरो से। ठीक है, तो अब ये दोनों बेटा, ये तुम्हारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 हो गया। रेजोनेंस कर रहा है बेटा इन दोनों के बीच, तीनों के बीच में रेजोनेंस होगा, है ना। 3 लुईस स्ट्रक्चर बना है। जो 3 लुईस स्ट्रक्चर बना है बेटा, उसको हम लोग बोलते हैं कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। यहाँ देखो वर्ड लिखा है कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। और इसी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये तुम्हारा ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गई, थर्ड। तो 3 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है, इसका मतलब 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ तुमने बना लिया इसका। अब देखो यहाँ पर कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, कितना नहीं बनेगा, है ना। इसका स्टेबिलिटी क्या होगा, कैसे होगा, ये सब अभी नहीं पढ़ना है। ये सब चीजें पढ़ना है, लेकिन अभी नहीं पढ़ना है। तुम्हें फेज 3 में से तुम्हें 11th में पढ़ाया जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आगे बताया जाएगा। ठीक है, तो कभी चीजें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, अभी यहाँ बता दिया जाएगा। तो अभी कल ध्यान रखो, अगर एक ही मॉलिक्यूल के एक से ज्यादा लुईस स्ट्रक्चर है तो वो रेजोनेंस शो करेगा। जो अलग अलग लुईस स्ट्रक्चर बनता है उसके बीच में डबल हेडेड एरो लगाते हैं, और जो लुईस स्ट्रक्चर उसको क्या बोलोगे, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर या फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, अब क्या होता है, इन तीनों स्ट्रक्चर को मैप किया जाता है, मतलब मिक्स किया जाता है, इन तीनों स्ट्रक्चर का हाइब्रिड किया जाता है। तो जो इन तीनों का हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, उसी को रेजोनेंस हाइब्रिड बनाता है, रेजोनेंस हाइब्रिड। कुछ इस तरह से बनता है, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनाई। ठीक है, तो ये है तुम्हारा रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड अभी हम लोगों को नहीं पढ़ना है। ठीक है, अभी नहीं पढ़ना है, लोग आगे पढ़ेंगे बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे इसको, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिटेल में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे हम लोग। तब तक हम लोग पूरा पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ जाएंगे, दोनों चीज समझ में आ जाएगा, ये भी और वो भी समझ में आ जाएगा। तो हम लोग क्या देखना है बेटा, रेजोनेंस क्या होता है। रेजोनेंस का तुम क्या लिखोगे बेटा, ये डेफिनेशन, और यहाँ पे सेकंड डेफिनेशन लिखोगे, मॉलिक्यूल हैविंग मोर देन वन लुईस स्ट्रक्चर एग्जिबिट्स रेजोनेंस। फॉर एग्जांपल कार्बोनेट, कार्बन का 3 स्ट्रक्चर बना दोगे, इतने में तुम्हें मार्क्स मिल जाएगा एनसीईआरटी में। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड। हाँ बेटा बोलो। सर रेजोनेंस एक बार बता दीजिए। लो बेटा, इसको ऑर्गेनिक में पढ़ना है, डिटेल में नहीं, बस इसको याद कर लेना है, इसका डेफिनेशन इसको ऑर्गेनिक में देखना है। अभी समझ में नहीं आया कीजिए ना, अभी जो मैंने बताया बेटा फिर से रिपीट कर दे रहा हूं यहाँ पर, जो मैंने बताया बस उतना ही बता दे रहा हूं दोबारा। ठीक है, यस सर। देखो यहाँ पर, तो रेजोनेंस क्या होगा बेटा, किस मॉलिक्यूल में होगा, अगर एक मॉलिक्यूल एक से ज्यादा लुईस स्ट्रक्चर है, एक मॉलिक्यूल का एक से ज्यादा लुईस स्ट्रक्चर है, तो वो रेजोनेंस एग्जिबिट करेगा। फॉर एग्जांपल कार्बोनेट आयन, तो कार्बोनेट आयन में देखो यहाँ पर 3 लुईस स्ट्रक्चर बनाया तुमने, यहाँ पर 3 लुईस स्ट्रक्चर है ना। तो जो 3 लुईस स्ट्रक्चर है उसको तुम क्या बोलोगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। लुईस स्ट्रक्चर के बीच में डबल हेडेड एरो लगाते हैं, बस इतना ही पढ़ना है, नीचे वाला लाइन बिल्कुल नहीं पढ़ना है रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, इतना तुम्हें केवल देख लेना है, ताकि तुम्हें स्कूल में अगर एग्जाम हो रहा है तुम्हारा UT1 या UT2 हो रहा है तो उसमें तुम मार्क्स पा जाओ, बस उसके लिए। अभी मेंस का जो क्वेश्चन से नहीं हो पाएगा, मेंस का जो क्वेश्चन है उसके लिए थोड़ा सा और पढ़ना पड़ेगा, उसको मैं बताऊंगा आगे। ठीक है, तो ये टॉपिक है मेरा, ये ऑर्गेनिक का टॉपिक है, लेकिन इनऑर्गेनिक में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया जाता है। ठीक है, तो हम लोग ऑर्गेनिक में उसको डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे बेटा, टाइम देकर पढ़ेंगे, तो इसलिए हम लोग इसको नहीं पढ़ेंगे यहाँ पर। 2 बार चीजें पढ़ने से सही समझ में नहीं आएगा। आगे देखते हैं स्ट्रक्चर को सर रेजोनेटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहते हैं। रेजोनेटिंग, तीनों स्ट्रक्चर क्या बोलोगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, ये दोनों की तीनों क्या बेटा, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, क्या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स ये भी सेम है। सिनोनिम्स है, यहाँ ट्रिपल लाइन लिख रहा है, मतलब सिमिलर टू। ठीक है, ओके सर। तो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दोनों सिनोनिम्स है। आगे आते हैं बेटा,
कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड। तो देखो इसके पहले हम लोग क्या देखा, इसके पहले हम लोगों ने आयनिक बॉन्ड पढ़ा कि एक होता है आयनिक बॉन्ड, ठीक है। फिर हम लोगों ने पढ़ा कोवेलेंट बॉन्ड, दूसरा होता है कोवेलेंट बॉन्ड, है ना। तो आयनिक बॉन्ड हम लोगों ने अलग पढ़ा, फिर पढ़ा कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन ऐसा कोई ऐसा मॉलिक्यूल नहीं जहां पर प्योर आयनिक बॉन्ड हो या फिर प्योर कोवेलेंट बॉन्ड हो। समझ में आ रहा है बेटा? जैसे कोई भी गैस आइडियल गैस नहीं होता। तुमने आइडियल गैस पढ़ा? नहीं पढ़ा अभी तक, ठीक है, छोड़ देता हूँ उस बात को। तो कोई भी इंसान आइडियल इंसान नहीं होता है कि नहीं? हम लोग अपने ऊपर एग्जाम्पल लेते हैं। Yes. कोई भी आइडियल नहीं होता है ना। मतलब अगर आइडियल का मतलब क्या हुआ कि मैं जितना पढ़ा रहा हूँ 100% तुम्हें समझ में आ गया, ठीक है। ऐसा तो होगा नहीं, थोड़ा बहुत तो समझ में नहीं आएगा। दोबारा पढ़ो, 3 बार 4 बार पढ़ोगे तब समझ में आएगा। तो जो एफिशिएंसी या फिर जो आइडियलिटी है, इसका मतलब कोई भी चीज आइडियल नहीं होता। तो यहाँ पर जो बॉन्ड है, बॉन्ड भी आइडियल नहीं होता। अगर हम बात करेंगे आयनिक बॉन्ड की, जो आयनिक बॉन्ड है वो प्योर आयनिक बॉन्ड नहीं होता। उसमें थोड़ा बहुत क्या होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, कोवेलेंसी आता है। कोवेलेंट मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग आ जाता है, ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड में भी कोवेलेंसी आ जाता है। कोवेलेंसी कैसे आता है बेटा? कोवेलेंसी के लिए 2 रीजन है। पहला है पोलराइजेशन पावर, ठीक है, दूसरा है पोलराइजेबिलिटी। तो इन दोनों से आता है बेटा मॉलिक्यूल में, आयनिक मॉलिक्यूल में कोवेलेंट कैरेक्टर। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर Na का, ठीक है, सोडियम आयोडाइड। तुम्हें मालूम है सोडियम आयोडाइड में Na+ और I- के फॉर्म में रहता है Yes. ना। तब ये NaCl टाइप का ही है। मैं यहाँ पर Na ले रहा हूँ एग्जांपल। तो अब यहाँ पर देखो क्या है, Na+ I- है। तो जो आयोडाइड आयन है वो नेगेटिवली चार्ज होगा, Na+ पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। तो अब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज तुम्हें दिख रहा होगा, एक बड़ा सा तुम्हें आयोडीन दिख रहा है। आयोडीन के ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। इस तरह से पूरे स्फीयर पर नेगेटिव चार्ज होगा। और जो सोडियम आयन है, सोडियम आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो अब क्या करेगा, ये जो Na+ है, Na+ इस इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। जो अनायन है, अनायन के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो जो आयोडाइड आयन है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा, इस तरह से पोलराइज हो जाएगा। जो आयोडीन यहाँ पर है ना I-, इस तरह से वो पोलराइज हो जाएगा। मतलब जो कटायन है, कटायन इस अनायन को इस तरह से पोलराइज कर देगा, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड, अभी मैंने बताया इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होता है ना। इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। मतलब थोड़ा सा ही सही, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा Na+ अपने पास। पूरा का पूरा शेयर नहीं कर पाएगा Na+, लेकिन थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपनी तरफ शेयर कर लेगा। और तुम्हें मालूम है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। जहां पर भी इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा वो कोवेलेंट बॉन्ड हो जाएगा। दोबारा देखते हैं बेटा, दोबारा देखते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर एक जनरल एग्जांपल ले रहा हूँ AB का, ठीक है। तो A यहाँ पर कटायन है और B क्या है बेटा, अनायन है, ठीक है। तो कटायन को मैं यहाँ पर प्लस बना दे रहा हूँ, अनायन को मैं यहाँ पर माइनस बना दे रहा हूँ, ठीक है। जो कटायन क्या करेगा, इस अनायन के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। जब कटायन अनायन के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो जो अनायन है वो पोलराइज हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कटायन अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कटायन अट्रैक्ट करेगा तो पोलराइज हो जाएगा बेटा। और पोलराइजेशन से स्मॉल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, ठीक है। स्मॉल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है। और जहां पर भी इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है वहां पर क्या होगा बेटा, कोवेलेंसी। मतलब हम लोग डिस्टॉर्शन को क्या बोलेंगे, अगर कोई भी अनायन डिस्टॉर्ट हो गया इसका मतलब वहां पर कोवेलेंसी आ गया, ठीक है। थोड़ा बहुत यहाँ पर कोवेलेंसी आ गया। फिर से देखो बेटा, पहले क्या था, दोनों, फिर से देखो पहले दोनों क्या था बेटा, दोनों ही स्फेरिकल शेप में था, प्लस माइनस दोनों स्फेरिकल शेप में था, ठीक है। ये आइडियल कंडीशन, लेकिन आइडियल तो होता नहीं है। जो प्लस क्या करेगा, इस अनायन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा।
जब प्लस आयन को अट्रैक्ट करेगा तो पोलराइजेशन हो जाएगा, पोलराइज हो जाएगा, ठीक है। जो बी है वो इस तरह से पोलराइज हो जाएगा। जब पोलराइज होगा तो क्या होगा बेटा, स्मॉल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड मींस कोवैलेंसी, ठीक है। तो इस तरह से अगर डिस्टॉर्शन आ जा रहा है आयन में, इसी डिस्टॉर्शन को कोवैलेंसी बोलोगे, ठीक है। तो पूछो अब क्वेश्चन। सर पोलराइज होने का मतलब क्या है? पोलराइज मतलब समझ रहे हो बेटा, पोलराइज मतलब हमारा स्फेरिकल शेप है ना, अब डिस्टॉर्ट होकर ओवल शेप में आ गया। पहले यह स्फेरिकल था, अब ओवल शेप में हो गया बेटा, अंडा टाइप का दिख रहा है ये। या सर शेप बदलना? हाँ, इसको पोलराइजेशन बोलोगे। अब देखो पोलराइजेशन का जो वर्ड है वो एक्चुअली फिजिक्स से लिया गया है ना। जैसे या फिर तुम अर्थ को देख रहे हो, अर्थ में दो पोल होता है, एक नॉर्थ पोल, एक दूसरा साउथ पोल, ठीक है। दोनों अलग अलग होते, कभी मिल नहीं सकते यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या है बेटा कि दो चीजें अलग अलग सेपरेट हो जाए, मतलब एक यहाँ पर प्लस हो जाए, दूसरा माइनस हो जाए, प्लस माइनस से अलग अलग हो जाए, उसको पोलराइज भी उसको भी बोलते हैं। तो यहाँ पर पोलराइजेशन का मतलब ओवल शेप है, डिस्टॉर्शन को हम लोग पोलराइजेशन यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोलोगे डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन ऑफ शेप। तो आगे देते हैं बेटा, यहाँ पर पोलराइजेशन पावर क्या होता है। तो जो कटायन है, कटायन का जो पावर होता है, कटायन तो बेटा अनायन को पोलराइज कर रहा है, प्लस चार्ज से अनायन को अट्रैक्ट करके पोलराइज कर रहा है। तो पोलराइजेशन पावर क्या है यहाँ पर लिखेंगे, इट इज पावर ऑफ कटायन टू, ठीक है, यहाँ लिखेंगे पावर ऑफ कटायन, पावर ऑफ कटायन to distort the anion edge known as its polarization power। नोट कर लो। सर डिस्टार्ट का मीनिंग क्या होता है? डिस्टार्ट मतलब कि डी शेप हो जाना, जो शेप है बिगड़ जाना है ना, ओवल शेप, जैसे स्फेरिकल शेप ओवल शेप हो गया, जो शेप वो चेंज हो गया, इसी को डिस्टॉर्शन बोलेंगे यहाँ पर, ठीक है। डिस्टॉर्ट मतलब रेगुलर शेप ना होकर यहाँ पर अलग सा शेप कुछ बन जाएगा, ठीक है, उसको डिस्टॉर्ट बोलोगे, इर्रेगुलर शेप को। Tendency of anion to get polarized by the other cation is known as its polarizability। पोलराइजेबिलिटी एजेड है। तो जो पोलराइजेशन पावर है वो कटायन के लिए होगा, यहाँ मैं लिख रहा हूं कटायन, और जो पोलराइजेबिलिटी है वो अनायन के लिए होगा, ठीक है। तो कटायन क्या करेगा, अनायन को पोलराइज करेगा, कटायन का जो पावर होगा उसको पोलराइजेशन पावर बोलोगे, और अनायन का जो एबिलिटी है डिस्टॉर्ट होने का, कितना इजीली अनायन डिस्टॉर्ट हो रहा है, उसी को पोलराइजेबिलिटी बोलोगे, ठीक है। तो टेंडेंसी ऑफ अनायन टू गेट पोलराइज्ड बाय अदर कटायन इज नोन एज इट्स पोलराइजेबिलिटी। सर हाँ बोलो। सर हमेशा एनायन ही पोलराइज होगा, कटायन नहीं हो सकता? बिल्कुल कटायन पोलराइज नहीं, क्योंकि जो कटायन है, कटायन के पास तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, कटायन क्या करेगा, अनायन के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो कटायन अनायन के इलेक्ट्रॉन को पोलराइज करेगा, प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज किसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज को, ठीक है। तो नेगेटिव यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, आएगा इसके पास,
तो प्लस चार्ज के अगर इलेक्ट्रॉन को खींचेगा वाले पास बुलाएगा तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। प्लस चार्ज जो Na+ है ना, Na+ के ऊपर क्या है चार्ज यहाँ पर, तो Na+ क्या करेगा इस इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचकर न्यूट्रलाइज होने की कोशिश करेगा। ठीक है, ओके सर। यहाँ पे जो पोलराइजेबिलिटी है वो लोग एनायन के लिए देखेंगे। ओके, तो अब यहाँ पर देखेंगे बेटा कि कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो पोलराइजेशन पावर या पोलराइजेबिलिटी को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ नीचे कुछ फैक्टर्स दिया गया है, यही तुम्हारा जो नीचे वाला मैं लाइन लिखूंगा वो इंपॉर्टेंट होगा। ये 2 लाइन तो ऐसे ही मैंने लिखवा दिया क्योंकि एनसीईआरटी में दिया गया, लिखवा दिया। अब यहाँ पर देखो फजान्स रूल, ये जो फजान्स रूल है बहुत इंपॉर्टेंट है, हर क्लास में तुम्हें बताया जाएगा बेटा। यहाँ पर सॉरी, चाहे 11th हो चाहे 12th हो, 12th में तुम आगे देखोगे। ठीक है, तो 12th में बहुत इंपॉर्टेंट है, 11th के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से देखना यहाँ पर ये फजान्स रूल क्या है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो फैक्टर्स गवर्निंग पोलराइजेशन एंड पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेशन मैंने बता दिया बेटा, पोलराइजेशन पावर एंड पोलराइजेबिलिटी मतलब एनायन के लिए। ठीक है, तो फैक्टर गवर्निंग कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो पोलराइजेशन और पोलराइजेबिलिटी को अफेक्ट करेगा। और इसी को एक साइंटिस्ट है बेटा फजान ने दिया था, इसलिए इसको फजान्स रूल बोलते हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट फैक्टर है वो है स्मॉल साइज ऑफ आयन। स्मॉल साइज ऑफ पॉजिटिव आयन फेवर्स द कोवैलेंसी। देखो जितना स्मॉलर साइज का कटायन होगा, ठीक है, जितना स्मॉलर साइज का कटायन होगा उतना ज्यादा क्या होगा बेटा, चार्ज डेंसिटी होगा। चार्ज डेंसिटी, तो जो चार्ज डेंसिटी होता है क्या होता है बेटा, चार्ज डेंसिटी रो इज इक्वल टू चार्ज डिवाइड बाय वॉल्यूम, ये होता है। ठीक है, ये होता है चार्ज डेंसिटी। तो जितना छोटा साइज होगा स्मॉल पॉजिटिव आयन, जितना छोटा, अगर न्यूमरेटर को छोटा कर दिया तुमने तो चार्ज डेंसिटी बहुत हाई हो जाएगा ना। Yes. Yes, चार्ज sir. डेंसिटी मतलब प्लस चार्ज ज्यादा हो गया, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा वो चार्ज बेटा अनायन को अट्रैक्ट करेगा। जितना ज्यादा तुम प्लस चार्ज लोगे, इसको प्लस चार्ज बढ़ाते जाओ, उतना ज्यादा अनायन क्या होगा, डिस्टॉर्ट होगा। ठीक है, जितना ज्यादा प्लस चार्ज होगा इसका मतलब उतना ज्यादा क्या होगा, कोवैलेंसी। ठीक है, बोल सकते हो हायर द पॉजिटिव आयन, सॉरी स्मॉलर द कटायन फेवर्स द कोवैलेंसी। स्मॉलर कटायन हाई कोवैलेंसी, जितना छोटा कटायन होगा उतना ज्यादा कोवैलेंसी होगा। ठीक है, तो स्मॉल कटायन इसका कोवैलेंसी ज्यादा होगा, मतलब कोवैलेंट कैरेक्टर वहां पर ज्यादा होगा। रीजन क्या है बेटा, जितना स्मॉल साइज होगा उतना ज्यादा चार्ज डेंसिटी, जितना ज्यादा चार्ज डेंसिटी उतना ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स। हायर अट्रैक्टिव फोर्स मींस हायर कोवैलेंसी। समझ में आ रहा है बेटा, फर्स्ट पॉइंट सबको समझ में आ रहा है Yes. या रिपीट करना होगा? सर एक बार रिपीट कर दीजिए। देखो यहाँ पर तुमने क्या निकाला, चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो अगर स्मॉल साइज है, स्मॉल पॉजिटिव स्मॉल साइज, ठीक है, स्मॉल पॉजिटिव आयन स्मॉल कटायन, यहाँ पे मैं कटायन लिख दे रहा हूँ, अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो रहा है तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ कटायन। ठीक है, स्मॉल कटायन। ठीक है, तो ये स्मॉल कटायन, तो अगर कटायन का साइज छोटा है, कटायन का साइज अगर छोटा है तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा। ठीक बेटा, जितना ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगा उतना ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स। अगर ये चार्ज ज्यादा है तो अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा बेटा, जो अट्रैक्टिव फोर्स F इज इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर होता है ना। तो अगर तुमने चार्ज को बढ़ा दिया, चार्ज डेंसिटी को बढ़ा दिया, ठीक है, अगर चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो गया तो अट्रैक्टिव फोर्स भी ज्यादा होगा। ठीक बेटा, समझ में आ रहा है? मतलब कटायन का साइज छोटा होना चाहिए, स्मॉलर कटायन। तो याद रखो फजान्स रूल नंबर 1, स्मॉलर कटायन फेवर्स कोवैलेंसी। ठीक है, यहाँ पर जो रूल नंबर 2 में लार्ज नेगेटिव आयन, लार्ज नेगेटिव मतलब क्या हुआ, देखो अब यहाँ पर तुम्हें डिस्टॉर्ट करना है। तुमने 2 टाइप का इस तरह से, मान लो तुमने यहाँ पर 2 बॉल ले लिया, ठीक है, एक बॉल छोटा है, दूसरा बड़ा सा बॉल है इस तरह से, ठीक है, बिगर बॉल है। इन दोनों को यहाँ पर फोर्स लगाकर हथेली से यहाँ पर दबा दबाकर ऊपर से इसको डिस्टॉर्ट करना, ओवल शेप में लाना है, इस तरह से लाना है, डिस्टॉर्ट करना है।
ठीक है। तो अब दोनों को डिस्टार्ट करो बेटा, तो कौन इजीली डिस्टार्ट होगा? बड़ा वाला बॉल। सब बड़ा। बिग बॉल। जो सेकंड बॉल है वो इजीली डिस्टार्ट हो जाएगा, जो स्मॉलर वाला है उसमें उसको तुम इजीली डिस्टार्ट नहीं कर पाओगे, तो वन इजीली डिस्टार्ट नहीं होगा, सेकंड इजीली डिस्टार्ट होगा। मतलब जितना बड़ा साइज होगा एनायन का, ठीक है, जितना लार्ज साइज होगा एनायन का, उतना ज्यादा क्या होगा बेटा, उतना ज्यादा कोवेलेंसी होगा। ठीक है, ऊपर वाले में कॉपी कर रहा हूँ, डबल कोलन मतलब कॉलेज नीचे लिखोगे। ठीक है, तो लार्ज नेगेटिव आयन फेवर्स कोवेलेंसी। ठीक है, लार्ज नेगेटिव आयन फेवर्स कोवेलेंसी, फेवर्स कोवेलेंसी, ऊपर नीचे लिखना फेवर्स कोवेलेंसी। तो जितना बड़ा नेगेटिव आयन होगा, नेगेटिव आयन जितना बड़ा होगा बेटा उतना ज्यादा डिस्टॉर्शन होगा, उतना ज्यादा कोवेलेंसी। तो नेगेटिव आयन लार्जर साइज का होना चाहिए। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पर नंबर 1 का। तुम्हें कोवेलेंट कैरेक्टर चेक करना है। ठीक है, तुमने एक मॉलिक्यूल ले लिया यहाँ पर LiCl, दूसरा ले लिया तुमने यहाँ पर KCl। ठीक है, यहाँ पर अनायन दोनों में सेम है ClCl। कैटायन में किसका साइज छोटा है बेटा? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम सेम ग्रुप में आता है, तो लिथियम का साइज छोटा, तो स्मॉल साइज ऑफ कैटायन फेवर्स द कोवेलेंसी। जिसका साइज छोटा होगा वहां पर कोवेलेंट फैक्टर ज्यादा होगा। तो KCl और LiCl में विच वन इज मोर कोवेलेंट? LIC। LiCl है ना। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, ये मोर कोवेलेंट होगा, कोवेलेंट। ठीक है, इस तरह से कंपेयर करेंगे। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं बेटा, लार्ज नेगेटिव आयन का। तुमने एक एग्जांपल ले लिया बेटा LiF, दूसरा एग्जांपल ले लिया LiCl। ठीक है, कैटायन को सेम रख लिया, आयन को तुमने अलग अलग कर लिया। तो किसका साइज बड़ा है? क्लोरीन का, है ना। क्लोरीन का साइज बड़ा, तो यहाँ पर डिस्टॉर्शन ज्यादा होगा। इट मींस LiCl इज मोर कोवेलेंट। ठीक है, जो LiCl क्या होगा, कोवेलेंट होगा, LiF आयनिक होगा। थर्ड पर आते बेटा, लार्ज चार्ज ऑन ईदर ऑफ टू आयंस फेवर्स द कोवेलेंसी। ठीक है, जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होगा। फोर्स होता है बेटा, मैंने बताया Q1 Q2 डिवाइड बाई R²। तो जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स। जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा डिस्टॉर्शन होगा, है ना। जैसे तुमने यहाँ ले लिया MgCl2 और पहले तुमने ले लिया बेटा यहाँ पर NaCl। NaCl और MgCl2 को तुम्हें कंपेयर करना है। ठीक है, तो जहां पर चार्ज ज्यादा होगा वहां पर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो MgCl2 में देखो बेटा यहाँ पर मैक्सिमम पर 2 पॉजिटिव चार्ज Mg2+ है और Na+ है। क्लोरीन देखो बेटा यहाँ पर भी -1 है, क्लोरीन यहाँ पर भी -1 है। क्लोरीन सेम हो गया, लेकिन मैग्नीशियम में चार्ज अलग अलग आ रहा है। जहां पर हायर चार्ज होगा, लार्ज चार्ज होगा, वहां पर कोवेलेंस ज्यादा होगा। इसका मतलब जो MgCl2 है वो क्या होगा, मोर कोवेलेंट होगा, मोर कोवेलेंट। ठीक है, आ जाते हैं फोर्थ पॉइंट पर। फोर्थ पॉइंट दिया गया है, इफ मॉलिक्यूल, इफ कैटायन does not have a noble gas configuration, then molecule favors the covalency. Not noble gas configuration. ठीक है, noble gas configuration। अगर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं है तो उसको सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे, नॉट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। या नो लिखो यहाँ पर, नो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ लिखो नो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अगर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं है तो उसको सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। ठीक बेटा, तुमने कैटायन बनाया तो यहाँ पर जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है वो कैटायन के लिए, यहाँ पर देखो केवल कैटायन के लिए अगर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है
तो वहां पर कोवेलेंसी फेवर नहीं करेगा। अगर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं है तो वहां पर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर तो समझ में आएगा। एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं यहाँ पर KCl, NaCl में ले रहा हूँ NaCl। दूसरा एग्जांपल है CuCl। ठीक है, ये दोनों देखो। तो अब यहाँ पर सोडियम और कॉपर का साइज ऑलमोस्ट सेम होता है। ठीक है, साइज पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अनायन तुमने सेम ले लिया, अनायन का साइज सेम है, तुम प्लस चार्ज या माइनस चार्ज की बात करोगे, प्लस माइनस भी सेम हो गया। तो यहाँ तुम क्या चेक करोगे बेटा? यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करोगे। जो सोडियम है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? Na+ का। ठीक है, Na+ मतलब 10 इलेक्ट्रॉन, Na+ मतलब 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। 10 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या हुआ बेटा? नियॉन। तो Na+ मतलब नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो Cu+ है, ठीक है, Cu+ बेटा क्या किसी नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन होगा? नहीं। Cu होता है बेटा 29। ठीक है, 29। अगर तुम Cu+ कर देते हो, Cu+ क्या होगा बेटा? 28। तो 28 किसी नोबल गैस का इलेक्ट्रॉन होता है? अगर तुम बोलोगे हीलियम, हीलियम कितने इलेक्ट्रॉन होगा बेटा? 2। नियॉन में कितना होगा? 10। ठीक है, आर्गन कितना होगा? 18। क्रिप्टॉन कितना होगा बेटा? 36। ठीक है, ये देखो ये 28 है, न तो आर्गन है न तो क्रिप्टॉन है, इन दोनों के बीच में होगा एक Cu+। इसका मतलब Cu+ क्या होगा बेटा? यहाँ पर Cu+ सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है। सूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मैं इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इसका मतलब Cu+ सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, Na+ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। तो जहां पर सूडो आ गया, जहां पर सूडो है वहां पर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो सूडो कहां पर है? Cu+। सर ये एक बार और बता दो, ये समझ नहीं आया। बेटा यहाँ पर तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तुम देखोगे यहाँ पर जो तुमने कटायन यहाँ बनाया बेटा, तो तुमने 2 एग्जाम्पल लिया। ठीक है, दोनों एग्जाम्पल में तुम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को केवल देखो, इलेक्ट्रॉन्स को। कई लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं पढ़े होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तुम इलेक्ट्रॉन्स को देखो, कटायन का यहाँ पर Na+ है, यहाँ पर क्या बेटा? कटायन Cu+ है। इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करो, 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन काउंट करो, कितना इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ पर Cu+ में? Cu को होता है 29, तो Cu+ 28 है ना? तो Cu+ तुम क्या लिखोगे? 28 इलेक्ट्रॉन। तो 10 इलेक्ट्रॉन किसका होता है बेटा? 10 इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पर किसका है? नियॉन। नियॉन का। तो ये क्या हो गया बेटा? नोबल गैस। ये नोबल गैस हो गया ना? यस सर। नोबल गैस। तो जब तुम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो वो नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखाएगा, मतलब नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन जो Cu+ है, क्या वो नोबल गैस है? नहीं है। तो अगर नोबल गैस नहीं, देखो यहाँ पर 18 है या 36, तो 28 कोई नोबल गैस होता नहीं है। मतलब Cu+ क्या है बेटा? सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगा। इतना तो समझ में आ रहा है ना? यस सर। कंपेयर करके तुम्हें देखना पड़ेगा नोबल गैस है या नहीं है। अगर नोबल गैस नहीं है तो क्या लिखोगे? सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, yes, sir. और अगर सूडो Yes. नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, जहां पर सूडो वहां पर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। ठीक है, तो CuCl क्या होगा बेटा? कोवेलेंट। CuCl कोवेलेंट हो गया। ओके सर। एक और एग्जांपल देख लो, यहाँ पर जो एग्जांपल पूछेगा एग्जाम में, मैं वही दोनों एग्जांपल में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, एक तो ये पूछता है बेटा NaCl और CuCl। दूसरा जो एग्जांपल है वो पूछता है KCl एंड AgCl। ठीक है, KCl एंड AgCl। तो पोटेशियम का कटायन क्या होगा? K+ होगा। यहाँ पे क्या होगा बेटा? Ag+ होगा। इलेक्ट्रॉन्स को निकालोगे यहाँ पर, K+ मतलब 18 इलेक्ट्रॉन हो गया, कैल्शियम होता है 19। ठीक है, तो 19 से तुमने एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, 18 हो गया। 18 मतलब क्या होगा बेटा? आर्गन। Ag+, सिल्वर होता है बेटा 47, एक कम कर दिया तो कितना हो जाएगा? 48। ठीक है, तो क्रिप्टॉन के बाद क्या होगा? जिनॉन होगा, 56 के आसपास ये होता है, जो भी है। तो मतलब ये तो न तो यहाँ पे जो 48 है वो तो किसी नोबल गैस में नहीं आ रहा है,
47 है ना। Yes. तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सूडो हो गया, HCl क्या है, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो गया HCl का। तो KCl क्या होगा बेटा, आर्गन, आर्गन मतलब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। जहां पर सूडो वो कोवेलेंट, HCl क्या होगा, कोवेलेंट, HCl इज कोवेलेंट। तो यहाँ पे 2 एग्जाम्पल याद रखो बेटा, NaCl, CuCl। तो यहाँ पे CuCl कोवेलेंट होगा, KCl एंड AgCl, तो AgCl कोवेलेंट होगा। तो फटाफट कुछ एग्जांपल भी देख लेते हैं, नीचे और कुछ इलस्ट्रेशन दिए गए हैं, उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया इलस्ट्रेशन नंबर 1, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ KCl इज हायर देन AgCl। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ KCl का ज्यादा होगा AgCl से। Though the crystal radii of Ag plus and K plus are almost same, है ना। तो KCl का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, क्यों, ये पूछ रहा है। तो रीजन क्या दोगे बेटा, जो KCl है वो आयनिक है, Yes. और AgCl बताया बेटा, जो AgCl है वो क्या है बेटा, कोवेलेंट। और तुम्हें मालूम है कोवेलेंट का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है ना। तो कोवेलेंट करेक्टर यहाँ पर ज्यादा है KCl का, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। यहाँ पर लिखा हुआ मेल्टिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट AgCl का कम होगा। सेकेंड इलस्ट्रेशन देखो यहाँ पर, AlF3 इज आयनिक while AlCl3 इज कोवेलेंट। 2 दिया गया है बेटा यहाँ पर, ठीक है। पहला जो दिया गया है वो दिया गया है AlF3, दूसरा दिया गया है यहाँ पर AlCl3। तो बताओ बेटा AlCl3 कोवेलेंट क्यों है? सर क्योंकि फ्लोरीन का साइज बड़ा CL3 का साइज बड़ा है। साइज बड़ा है। लार्ज साइज ऑफ अनायन, है ना। जो क्लोरीन है, क्लोरीन का साइज फ्लोरीन से ज्यादा है, अगर साइज की बात करोगे। फजांस रूल, तो फजांस रूल नंबर 2, साइज ज्यादा, कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा। थर्ड पर आ जाओ यहाँ पर, विच कंपाउंड फ्रॉम ईच ऑफ फॉलोइंग पेयर इज मोर कोवेलेंट एंड वाई। तो पहला पेयर लेते हैं बेटा CuO और CuS, इन दोनों बताओ विच वन इज मोर कोवेलेंट, CuO और CuS। साइज देख लो यहाँ पर ऑक्सीजन और सल्फर का, तो सल्फर का साइज ज्यादा बड़ा है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, CuS। तो जो ए है, ए का आंसर क्या होगा, मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, ए का जो आंसर होगा वो CuS, ठीक है। बी में देखो AgCl और AgI, अनायन का साइज लिखोगे, बी में लिखोगे यहाँ पर AgI। सी में बेटा PbCl2 PbF4, देखो PbCl2 में Pb के ऊपर चार्ज कितना है, +2। यहाँ पर PbCl4, Pb के ऊपर चार्ज कितना है, +4। जहां पर चार्ज ज्यादा होगा कैटायन का, कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होगा, है ना। तो इन दोनों में किसका कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होगा, जहां पर चार्ज ज्यादा कैटायन का। तो कैटायन का चार्ज किसमें ज्यादा है बेटा, PbCl4 का। यस सर। जो लेड है बेटा, लेड वेरिएबल कोवेलेंस शो करता है बेटा, एक +2 एक +4, तो +4 वाला कोवेलेंट होगा, ठीक है। टी में जो BeCl2 एंड MgCl2, MgCl2 नहीं BeCl2, देखो बेरिलियम ऊपर होता है, मैग्नीशियम नीचे होता है, स्मॉलर साइज है कैटायन, दोनों का चार्ज सेम है। बेरिलियम 2+ हो गया, बेरिलियम 2+ मैग्नीशियम 2+, दोनों का चार्ज सेम है, क्लोराइड आयन भी सेम है। तो यहाँ पर क्या देखो, साइज ऑफ कैटायन, स्मॉलर साइज ऑफ कैटायन फेवर्स द कोवेलेंसी। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, यहाँ पर आंसर होगा BeCl2 इज मोर कोवेलेंट, ठीक है। इन सब एग्जांपल को नोट कर लो, ये फजांस रूल का एग्जांपल है। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग देखेंगे आयनिक करेक्टर, इसका उल्टा, आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, आयनिक करेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड। तो बाकी लोग एग्जिट कर सकते हैं, जिसको डाउट है वो रुके रहेंगे, पूछते रहेंगे डाउट। किसी कोई प्रॉब्लम मत पूछो।